ठीक है, कमेंट्स ये क्या चल रहा है? ओह ठीक है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाय एवरीबॉडी, ऑल द सपोला आर्मी इन द हाउस। क्या आपको नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जगसिन्यारी मैम? यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यस, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? मैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी हूं, मैं तो बहुत प्यारी हूं, मैं तो बहुत जग से न्यारी हूं। आप कैसे हैं, आप ये बताइए। ठीक है, तो जैसा कि वादा था बेटा, जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। रोके चाहे फिजिक्स, रोके चाहे केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी को आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मजाक कर रही हूं यार, ठीक है। तो जो वादा किया मतलब क्या यार, आज जो प्रॉमिस था वो जो लास्ट वीक सर ने क्लास ली थी, अभिषेक सर ने, बस उसी का है बेटा क्लास। ठीक है, तो ठीक है, तो वही है। आप लोग पढ़ाई करके आए। हमने बेटा पिछले वीक कौन कौन से फाइलम्स कंप्लीट किए थे? हमने एश के हेलमिंथिस कंप्लीट किया था, हमने प्लाटी हेलमिंथिस कंप्लीट किया था, और हमने एनालिडा कंप्लीट किया था। और आज मेरे प्यारे प्यारे जगसिन्यारे बच्चों, आज हमारा जो टारगेट है बच्चों वो है ये 3 फाइलम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइलम्स है, आर्थ्रोपोडा, मोल्यूस्का एंड एकाइनोडर्मिटा। कोशिश तो यही करेंगे। समर वेकेशन कब होगा भैया? समर वेकेशन मनाने आए हो क्या? हाँ, समर वेकेशन का होगा, क्या होगा? लेते रहो बेटा, वेकेशन ही वेकेशन है। मान लो तो बोलते हैं ना कि मान लो तो सवेरा, मान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। वैसे ही बेटा मान लो तो समर वेकेशन है और मान लो तो नहीं है। बेटा यहां पढ़ाई करने के लिए, यहां पे अगर समर वेकेशन तुम्हें देंगे तो पढ़ाई कौन करवाएगा? ठीक है, पढ़ाई करो मस्त। ठीक है, चलो, मैंने होमवर्क क्या दिया था? वैसे मैंने होमवर्क क्या दिया था? कुछ होमवर्क दिया था मैंने कुछ होमवर्क दिया था, एक बार मेरे को बता दो, याद दिला दो, क्योंकि मेरे को भूल गया है। ठीक है, ऑल्सो हम 2 क्वेश्चंस बेटा पिछली क्लास के जो नोट्स थे, मतलब पिछली क्लास का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चंस लेके आई हूं, वो 2 क्वेश्चंस करेंगे। फिर आज हम सीधे बेटा आज के टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, कोई होमवर्क तो नहीं था एज सच। मैंने ये बोला था कि बस एनसीईआरटी पढ़ के आओ। एनसीईआरटी, अच्छा, तुम नो मैम कर रहे हो बेटा? ओए झूठो, मैंने क्या बोला था? आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आने के लिए या पढ़ के आने के लिए, ये तो कहा ही था बेटा। और तुम कह रहे हो नो मैम। आधे बच्चे कितने झूठे हो बेटा, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। ठीक है, मैं बैच छोड़ के तो नहीं जाऊंगी। ठीक है, हाँ चलो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बोला था, बट कोई बात नहीं, हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा खुद से करेंगे। पहले 2 क्वेश्चंस मैं पोल करा रही हूं, बट बेटा आई कैन अंडरस्टैंड सबके पास पोल नहीं जाता। अगर पोल सबके पास नहीं गया तो प्लीज बेटा आप कमेंट में आंसर दे दो। ठीक है, आप कमेंट में आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पोल आपके पास नहीं जाएगा तो आप कमेंट्स में आंसर दे सकते हो। प्लीज ये बात मत बोलना कि मैम पोल नहीं आया। पोल करवाने का पर्पस ये नहीं है कि आपके पास पोल आ जाए, पोल कराने का पर्पस सिर्फ ये कि क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व कराना पर्पस है, आप कमेंट्स में आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बेटा आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये, और ये रहा हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए क्या? पोल। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी पोल आ जाता है या लेट पोल आता है मेरे को नहीं पता, बट कोई बात नहीं, ट्राई करो बेटा। फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन, बहुत ज्यादा लैग चल रहा है यार, बहुत ज्यादा लैग चल रहा है, बहुत ज्यादा लैग चल रहा है, क्या ही कर सकते हैं। फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, बोथ 1 and 3। जल्दी 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 जल्दी, अब तक तो बेटा आंसर दे ही चुके होगे, अब तक तो आंसर दे ही चुके होगे। ठीक है, एक बार देख लें, शो रिजल्ट्स, शो रिजल्ट्स। यस, चलो पोल के अकॉर्डिंग तो 50%, 54% बच्चों ने सही आंसर दिया है। रीवा, देन ऋषभ, देन वानी, देन प्रत्युष, देन त्रिशा। चलो देख लेते हैं। ठीक है, फ्लेम सेल्स बेटा पाए किस में जाते थे? कोई बताएगा मेरे को फ्लेम सेल्स किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे? बाकी कमेंट में तो बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4, कई बच्चे 2 आंसर दे रहे हैं। अरे वो 2 and 3, अरे यार सॉरी, ऑप्शन रॉन्ग है।
ऑप्शन रॉन्ग है, आई एम सो सॉरी, रॉन्ग ऑप्शन। कुछ बच्चों ने सही पकड़ा है, ऑप्शन होना चाहिए था बोथ 2 और 3, फिर तो 4 गलत हो जाएगा। बट मैं समझ सकती हूँ तुमने 4 आंसर क्यों दिया है। तो 4 आंसर इसलिए दिया क्योंकि 2 और 3 होना चाहिए, राइट? यही सोचा था तुमने भी, है ना? फ्लेम सेल्स बेटा प्लैटी हेलमिंथेस में हुआ करते थे, जिन्हें आप बोलते हैं फ्लैट वर्म्स, जिनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, जो फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं एनिमल के अंदर। इनमें बेटा हुक्स और सकर नाम की भी पैरासाइटिक एडेप्टेशंस पाई जाती है। इनकी बॉडी कभी कभी थिक होती है बेटा, थिक टेग्यूमेंट होती है कवरिंग, ताकि अगर वो किसी होस्ट के अंदर है तो उनके एंजाइम्स उन पर एक्ट ना कर पाए, राइट? बहुत सारे फीचर्स आपने पढ़े थे। टीनिया टेप वर्म जो ह्यूमन के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, फैसियोला जिसे लिवर फ्लूक आप बोलते हैं, ठीक है? आपके इमोशंस में समझ गई थी, जिसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए था, मतलब तुम मेरे इमोशन समझ गए थे, एक्चुअली आंसर होना चाहिए था 2 और 3। एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। बेटा इनके पास क्या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। क्या इनके पास बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है? इनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। तो बेटा फ्लेम सेल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बेटा प्लैटी हेलमिंथेस। वैसे ही हमने एशके हेलमिंथेस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ा था, दैट बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इज मस्कुलर फैरिंग्स। मैंने आपसे बताया था वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स इज देयर, जो आपके फूड को इंटेक करने में, आपके फूड को नहीं, एशके हेलमिंथेस के फूड को इंटेक करने में मदद करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ही कर लेते हैं, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एशके हेलमिंथेस आर, चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिसेक्सुअल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पोल क्वेश्चन के पहले आ गया था क्योंकि बेटा पता है क्या, लैग चल रहा है, इसीलिए, ठीक है? आई नो 10 सेकेंड या 15 सेकेंड का लैग है, आई कैन अंडरस्टैंड। एशके हेलमिंथेस आर यूनिसेक्सुअल, दे शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दे शो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन बहुत इजी था, और क्वेश्चन बहुत इजी होते हुए भी बेटा आपको सारे कैरेक्टर्स यानी कि पता चल गए। अब इतने ऐसा नहीं है कि सबका आंसर ऑप्शन 4 ही होगा, ये मैंने इसीलिए यहां पे ऐसा करके लिखा है ताकि आपको सारे कैरेक्टर्स रिवाइज हो जाए, मैंने इसीलिए रखा है, ठीक है? आंसर क्या है बेटा? ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? एक बार ही देख लेते हैं कितने प्रतिशत भारतीयों ने सही आंसर दिया है। अरे भाई इस पोल को भी बेटा मौत आ रही है, देख रहे हो? एक बार ही देख लो। वाह भाई वाह, 78% बच्चों ने सही आंसर दिया है। अरिहंत जैन, ओके, आई एम सो सॉरी बेटा, थोड़ा स्पेस तो लगा लेता यार। त्रिशा अग्रवाल, शिवा, अनन्या एंड प्रिंस लीडर बोर्ड के बच्चे हैं ये। एशके हेलमिंथेस बेटा, जिनको हम बोलते हैं राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी ऊपर से राउंड दिखती है। क्या क्या वो ऊपर से राउंड राउंड दिखते हैं चंदा मामा, गोल गोल? ठीक है, ऐसा तो नहीं है। उनकी जब आप क्रॉस सेक्शन देखते हो तो बेटा वो गोल दिखते हैं, सर्कुलर दिखता है उनका क्रॉस सेक्शन, इसलिए इसको राउंड वर्म्स बोला जाता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में स्यूडोसीरोम इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये यूनिसेक्सुअल होता है, आपने देखा था मेल एस्कैरिस अलग था, फीमेल एस्कैरिस अलग थी। फीमेल लंबी होती है, मेल छोटा होता है। मेल का बेटा पोस्टीरियर टेल पार्ट जो होता है, मेल का जो पोस्टीरियर टेल पार्ट होता है वो कर्व्ड भी होता है। इनमें एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी ट्यूब था जो बॉडी के बाहर ओपन होती है वाया एक्सक्रीटरी पोर। ये यूनिसेक्सुअल थे, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्योंकि इनका ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, राइट? समझ आ गई बात? एनालिडा में आपने पढ़ा था, एन्यूल से इनका नाम आया है जिनकी वजह से इन्हें मेटामियर्स बोला जाता है, ठीक है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनालिडा में देखी थी। मेरे को एक चीज एनालिडा से रिलेटेड आपसे पूछनी थी कि एनालिडा में आपने 2 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे बेटा, पैरापोडिया और नेफ्रीडिया। इन दोनों में से बेटा वो स्ट्रक्चर्स कौन से थे जो लोकोमोशन में हेल्प कर रहे थे? जल्दी मेरे को बताओ बेटा। एनालिडा में पैरापोडिया और नेफ्रीडिया आपने 2 स्ट्रक्चर्स पढ़े थे जिसमें मैं आपको बोल रही थी कि कंफ्यूजन होती है, ठीक है? जल्दी से मेरे को बताओ इनमें वो स्ट्रक्चर कौन से थे जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं? दैट इज पैरापोडिया। एक्चुअल में एक्वेटिक फॉर्म्स जो होते हैं ना बेटा, जैसे कि आपने सैंडवर्म पढ़ा था, इसमें नेरीज जो कि पैरापोडिया का इस्तेमाल करते हैं लोकोमोशन के लिए। और बेटा हमने एनसीईआरटी की एक और चीज पढ़ी थी कि इनके पास सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, राइट? नेफ्रीडिया क्या करते थे? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। अगर आपको एनालिडा का एक और फीचर याद आ रहा हो, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। 2 नर्व कॉर्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, वेंट्रल इन पोजीशन होते हैं। और मैंने आपको कंपेयर करके बताया था कि कॉर्डेट में एग्जैक्टली अपोजिट होता है, अपनी बॉडी से कंपेयर किया था। हमारे पास सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है। दैट्स इट, थोड़ा थोड़ा रिवाइज हो गया। आज हम बेटा जो फाइलम स्टार्ट करेंगे जिसे बोला जाता है लार्जेस्ट फाइलम,
ऑफ एनिमल किंगडम। यार भैया को ग्रीन टी भिजवा दो यार, मेरे गला बड़ा दुख रहा है, 15 मिनट हो गए भैया तो लेके नहीं आए। यस, पेयर्ड गैंग्लिया भी होता है, ठीक है। तो एक बारी बेटा मेरे को कमेंट्स में बताएंगे सारे बच्चे यस। क्या शुरू कर सकते हैं बच्चों? एवरीबॉडी यस। Shall we start with a new phylum? Tell me how is the जोश everybody? ठीक है, सो तो नहीं रहे हो ना कहीं? ठीक है, मेरा थोड़ा सा आज सर भारी हो रहा है, बट आई एम श्योर तुम्हारी क्लास लेने के बाद बेटा मेरा सर हल्का हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, तुम्हारी क्लास लेने के बाद तो मजे ही मजे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें फिर बेटा। आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, मतलब कि हम तो सबसे डोमिनेंट है, पर बेटा नंबर वाइज नहीं। नंबर वाइज अगर आप देखो ये फाइलम, भैया इनमें क्या पता है ये क्यों सबसे बड़ा फाइलम है? ये मत बोलना कि मैम क्योंकि इसके एनिमल सबसे ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये तो मेरे को भी नेचुरली पता चल रहा है। जब मैं लार्जेस्ट बोल रही हूं तो ऑब्वियसली इसके एनिमल बहुत ज्यादा है, पर इनमें कौन से एनिमल्स आते हैं पता है? इंसेक्ट। तुम ऐसे ऐसे इंसेक्ट देख लो, ऐसे ऐसे इंसेक्ट एग्जिस्ट करते हैं जिनका हो सकता है आज तक नामकरण भी ना किया हो, जिनका आज तक नामकरण भी ना हुआ हो। मतलब तुम उठा के बेटा एक जगह पे पहुंच जाओगे, वहां पे तुम्हें इतने रंग बिरंगे बेटा इंसेक्ट्स मिल जाएंगे। बिकॉज इस फाइलम के अंदर, जैसे कि बेटा मैंने तुम्हें एक फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में कुछ हायरार्की बताई थी ना, कि किंगडम होता है, फिर उसके अंडर में फाइलम होते हैं, फिर उसके अंडर में क्लास होता है, फिर उसके अंडर में ऑर्डर होता है। तो वैसे ही फाइलम तो है आर्थ्रोपोडा, इसके अंदर में एक क्लास आती है जिसे बोलते हैं इंसेक्टा। भाई तुम बायोडाइवर्सिटी में 11th में तो नहीं है बायोडाइवर्सिटी, 12th में है, बॉटनी का चैप्टर है, उसमें आप डेटा पढ़ोगे कि पूरे अर्थ का कितना पॉपुलेशन इंसेक्ट्स का है। अरे भाई साहब, ऑक्टोपस को तुम काहे आर्थ्रोपोडा बोल रहे हो भाई? क्या बोल रहे हो? ऑक्टोपस बुरा मान जाएगा। ऑक्टोपस यहां नहीं आता है भाई, ऑक्टोपस अगले फाइलम में आएगा, मॉल्यूस्का में। तो क्योंकि बेटा यहां पे इतने सारे इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से ये फाइलम सबसे लार्जेस्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर फाइलम। कॉकरोच तुम्हारे घरों में पाए जाने वाला बेटा, गंदगी में पाए। अब तुम बोलोगे मैम आप क्या कहना चाहते हो, हमारा घर गंदा रहता है? ऐसा नहीं है कॉकरोच, लेकिन बेटा ऑफकोर्स कॉकरोच ऑफकोर्स गंदगी में मिलता है। बाई चांस कभी बेटा तुम्हारे साफ सुथरे घर में भी आ सकते हैं, ठीक है। डस्टबिन के आसपास अंधेरों में निकलते हैं, उसको मारने के लिए लाइए नया हिट, ठीक है, ऐसा ही तुम पढ़ते हो कोई ऐड, ठीक है। तो कॉकरोचेस, ठीक है, जिनके बारे में शायद हम आगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में अलग से पढ़ेंगे। इस साल 2 नीट में सवाल आए थे। अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा पता है क्या, तुम ना बेटा अभी तो तुम पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता है, आइडिया नहीं है। नीट का पेपर जो आया था, क्या ही बताऊं कि कितना इजी आया था, क्या ही बताऊं कि क्या इजी आया था। इतना आसान पेपर आया, इतना आसान पेपर है। अब क्योंकि तुमने टॉपिक्स पढ़े नहीं है तो तुमसे वो डिस्कशन करना नहीं बन रहा है। अभी जब मैं लक्ष्य के बैच में गई थी तो मैंने लक्ष्य के बच्चों को 11th के भी टॉपिक्स के बारे में बताया कि कितना आसान पेपर आया था। और आपने जो एनसीईआरटी पढ़ी है, हमेशा बोलती हूँ बेटा, जो मैंने पढ़ाया, मतलब ये नहीं है कि मैम नोट्स में से आया था क्या, नोट्स में भाई नोट्स कहां से होते हैं? एनसीईआरटी के ही होते हैं ना। पेपर एनसीईआरटी से आया था, पेपर एनसीईआरटी से आया था। हाँ, नोट्स पढ़ना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझने के लिए नोट्स आपकी हेल्प करता है, नोट्स आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो इट वॉज वेरी 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 इजी पेपर। और कोविड में यूजुअली बेटा जो पेपर आ रहे थे ना वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहे थे, बट इस बार का पेपर कुछ ज्यादा ही इजी था। एक बच्ची कह रही है टीचर को तो इजी ही लगता है। ऐसे ही बच्चे होते हैं बेटा, जो मैं क्या ही बोलूं अब, जो मैं क्या ही बोलूं। बायो इट वॉज जेन्युइनली इजी। देयर विल बी, यू विल सी बेटा, देयर विल बी पीपल हु आर स्कोरिंग फुल मार्क्स, ठीक है, फुल मार्क्स। इट वॉज सो इजी, ठीक है। बट चलो आपसे उस चीज की डिस्कशन नहीं करते हैं अभी, तुरंत बेटा हम क्या करते हैं सॉल्व। और ये मेरे लक्ष्य के बच्चे जो पिछले साल अर्जुना में पढ़े थे वो भी बता रहे थे, जब उन्होंने पेपर देखा था, देख के तो इतना समझ में आता ही है ना बेटा कि पेपर कहां से आया है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ऑफ कोर्स दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। और सबसे पहले हम इसके नाम का बेटा सिग्निफिकेंस समझेंगे, बट ये क्योंकि इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ चलो क्या लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, पहली बात तो इस वर्ड को तोड़ के बेटा इसका अगर मतलब देखा जाए, आपने आर्थराइटिस वर्ड सुना है क्या? किसी ने आर्थराइटिस वर्ड सुना है? बहुत कॉमनली सुना ही होगा यार। एक बार एसी चेक करना, 16 पे तो नहीं चल रहा है।
एसी अगर 16 पे चल रहा है प्लीज उसको 24 कर देना, और अगर 24 पे चल रहा है तो ठीक है। यस, आर्थ्रो वर्ड आया है जॉइंटेड। यस, आर्थराइटिस वर्ड सुना है ना, आर्थराइटिस, नी प्रॉब्लम, आप बोल रहे हो नी प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द। आर्थ्रो जॉइंट, जॉइंट में प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट्स में पेन। आपने सुना होगा या देखा होगा बेटा, यूजुअली एल्डरली पीपल में होता है, आपके घरों में आपने अगर सुना हो, है ना। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड। और जब हम आर्थराइटिस पढ़ाते हैं, जो मैं आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में पढ़ाऊंगी, तो वहां पे आप देखोगे बेटा कि जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को आर्थराइटिस, आर्थ्रो का वहां पे भी मतलब है जॉइंट। और किसी से बोलना लेक्चर बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, प्लीज चेक करवा लो, लेक्चर बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, किसी से चेक करवाओ, ठीक है, लेक्चर बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। यस, ठीक है, तो वहां पे भी आर्थ्रो का मतलब बेटा जॉइंट ही होता है, जॉइंट में पेन, जॉइंट्स में प्रॉब्लम। सो दिस इज आर्थ्रोपोडा, पोडा मीन्स अपेंडेजेस, आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड। इनके अगर तुम अपेंडेजेस देखोगे ऐसा लगेगा टुकड़े 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 मिल के बेटा इनके अपेंडेजेस को बना रहे हैं, ऐसे पार्ट 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 टूट के बेटा, मतलब इस तरीके से टुकड़ों को जोड़ के आप बेटा इनके अपेंडेजेस को बना रहे हो, इसीलिए इसे आर्थ्रोपोडा बोला जाता है। सारी क्लासों में हो रहा है, लेकिन रीजन क्या है, क्यों हो रहा है ये तो बताओ। हाँ, क्योंकि मुझे खुद को देखने में अजीब लग रहा है, मैंने जो 2 मिनट पहले बोला है वो मेरे को अभी देखने को मिल रहा है। और पानी कब तक आ रहा है यार, परसों तक आ जाएगा। बेटा कोई नहीं, थोड़ा बहुत बेटा सेकंड्स में पीछे चल रहा है, बट उससे आई डोंट थिंक कि उससे ऑडियो और वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ऑडियो और वीडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना बच्चों, मेरे को जेन्युइनली बताओ, ऑडियो वीडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना लैग की वजह से, वो तो सही है ना, मुंह पहले चल रहा है और आवाज बाद में आ रही है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना यार, वो तो सही चल रही है, वो तो सही चल रही है, फिर क्या दिक्कत है ना। तो उतने में मैनेज हो जाएगा। यस सर, ये इतना पीछे क्यों चल रहा है आज, बहुत पीछे चल रहा है, ये देखो मैंने कब का बोला हुआ है, ये अभी इतनी देर में चलेगा। इतना पीछे कभी नहीं होता है। चलो फिर बेटा जनरल कैरेक्टर्स लिखना चालू करते हैं बेटा, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, और बाकी जिनको टाइम वेस्ट करना है बेटा वो बच्चे तो करेंगे टाइम वेस्ट। हम बेटा जनरल कैरेक्टर्स लिखना चालू करते हैं, और आई थिंक अगर आपने होमवर्क में किया होगा तो आपने मैक्सिमम चीजें कर ली होगी, अगर आपने बेटा होमवर्क में नहीं किया तो फिर वेरी बैड। ओके, व्हाट अदर आई कैन से, व्हाट एल्स आई कैन से, ठीक है। चलो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले मैं हैबिटेट की बात करूंगी, सबसे पहले बेटा मैं किसकी बात करूंगी, हैबिटेट की बात करूंगी। ये व्यक्ति कहां रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट फाइलम तो लिखना भी भूल गई ना, यहां लिख देती हूं, दिस इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, राइट। यस, ठीक है। अब बेटा देखो हैबिटेट की अगर मैं बात करूं, ये हर जगह रह सकते हैं, तभी तो बेटा ये इतने अमाउंट में एग्जिस्ट इसलिए करते हैं भाई, इंसेक्ट इतने ज्यादा है ही क्यों, और ये लार्जेस्ट फाइलम इसीलिए बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट्स इन दिस फाइलम, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट्स इन दिस फाइलम। और ये यार हर जगह पे सरवाइव कर सकता है। आप कॉकरोच को देखो, इतना ढीठ है, कॉकरोच सब कुछ खा सकता है। कॉकरोच की बॉडी में जो कवरिंग होती है वो इतनी टफ हार्ड कवरिंग होती है जो उसको किसी भी तरीके के टेम्परेचर से बचाता है। बेसिकली देखो, जिंदा रहने के लिए उनके पास जो सबसे ज्यादा बेटा अच्छे से सर्वाइव करेगा वही बेटा फ्लरिश करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना यार। ऑब्वियस अपेंडेज का मतलब एक बच्चा पूछ रहा है, भाई हेलो सही जगह पे सही क्लास पे हो ना। हाँ, ये क्या है, दिस इज अपेंडेज, मेरे हाथ मेरे अपेंडेज है। अपेंडेज का मतलब होता है कोई भी, अपेंडेजेस का मतलब है बेटा कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो बॉडी के बाहर ऐसे करके निकले हुए हो, जैसे कि मेरे हाथ मेरे अपेंडेजेस ही हैं, या बटरफ्लाई के विंग्स उसके अपेंडेज है, या बटरफ्लाई की टांगे, या कॉकरोच की टांगे, या कॉकरोच के विंग्स, ठीक है। यस यस, समझ आ रही है बात यार,
सर देख रहे हो आप कमेंट्स में? यार बेटा मैं ऐसे कैसे पढ़ाऊंगी, आप मुझे ये बताओ, मैं ऐसे कैसे पढ़ाऊं? इतना लैग, लॉट ऑफ लैग। सर इंटरनेट खराब है क्या? फिर क्यों इतना लैग हो रहा है? थोड़ा पीछे चल रहा है, बाकी अटका नहीं है अभी तक। एक बार रिफ्रेश करके देखें क्या? कहाँ गया हमारा वीडियो? हाय रे, अभी ठीक है आई थिंक, पर अभी भी लैग में है। अभी ठीक है ना? यार मैं क्या पढ़ाऊं यार, मेरे को समझ नहीं आता। स्पैमर, कोई बोलता है स्पैमर से, जब उनको स्पैमर बोल दो तो कहते हैं हम स्पैमर नहीं है मैम, हम तो रियल बच्चे हैं। चलो देखते हैं यार। ओके अच्छा मेरी बात सुनो, क्योंकि इस फाइलम में बच्चों ज्यादातर क्या है, क्योंकि इस फाइलम में ज्यादातर इंसेक्ट्स हैं, तो जब मैं इस फाइलम की कुछ बातें बताऊंगी तो उसका बेसिस क्या होगा बेटा? उसका बेसिस होगा ज्यादातर इंसेक्ट्स, क्योंकि इस फाइलम का अगर मैं बोलूं बेटा 90% हिस्सा इंसेक्ट्स है, तो जब भी मैं आर्थ्रोपोडा की, थैंक यू, कोई भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी ना बेटा, तो हमेशा याद रखना कि मैं किसको बेसिस मान रही हूं, मैं इंसेक्ट को बेस करके जनरल बात कर रही हूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे आर्थ्रोपोड में ऐसा ही होगा, बट क्योंकि ज्यादातर इंसेक्ट्स हैं इसीलिए बच्चों हम इंसेक्ट को स्टैंडर्ड मान के मैक्सिमम आर्थ्रोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक्स को करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, हैबिटेट हर जगह रहते हैं। देखो नीचे आंख डालो तो कॉकरोच यानी टेरेस्ट्रियल, आसमान में बेटा आंखें डालो तो तितली उड़ी बस में चढ़ी, ठीक है, यानी कि तितली। पानी में नजर डालो तो यार प्रॉन्स। तुम्हें ऐसे तो बेटा आसपास अच्छा तुम्हें घरों में स्पाइडर्स, ठीक है, स्कॉर्पियंस, भैया हर जगह होते हैं, धरती पे, पानी में, आकाश में, पाताल में, हर जगह बेटा नजर घुमाओ तो आर्थ्रोपोडा ही आर्थ्रोपोडा। समझ आ रही है बात? यानी दे कैन लिव एवरीवेयर बेटा, दे आर टेरेस्ट्रियल, दे आर एक्वेटिक, दे आर फ्रेश वाटर, दे आर मरीन वाटर, ठीक है। और आगे एग्जाम्पल्स जब आप देखोगे कई सारे ऐसे आर्थ्रोपोडा होते हैं। मच्छर, मच्छर को तो मैं भूल ही गई थी, हाँ मच्छर भैया, यस मच्छर, मक्खी, मच्छर और मक्खी, मक्खी का मेरे को एक गाना याद आ गया, मक्खी हूं मैं मक्खी सैर कर न रखी, ठीक है। तो एवरीवेयर बेटा यू कैन फाइंड दीज आर्थ्रोपोड्स एवरीवेयर। और आगे जब आप बेटा एग्जांपल्स देखोगे तो आप देखोगे कई आर्थ्रोपोडा आपके लिए यूजफुल भी होते हैं। अब मच्छरों को अपने लिए यूजफुल मत बोलना, कई आर्थ्रोपोड्स आपके लिए यूजफुल होते हैं जो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट्स दे रहे होते हैं, जैसे कि हनी बी, हनी बी से हनी मिल रहा है तुम्हें, या फिर बेटा वो लैसीफर लैक इंसेक्ट्स होते हैं, या बॉम्बिक्स सिल्कवर्म जिससे सिल्क मिलता है। ऐसे ही जैसे कई इंसेक्ट्स तुम्हारे लिए यूजफुल होते हैं, कई आर्थ्रोपोड्स तुम्हारे लिए यूजफुल होते हैं, वैसे ही बेटा कई आर्थ्रोपोड्स तुम्हारे लिए खतरनाक भी होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। आगे मैं उनके बारे में बताऊंगी। जैसे कई वेक्टर्स होते हैं जिसमें से बेटा क्या होते हैं, मच्छर, जिनमें मच्छर आते हैं। ये क्या हो गया, वीडियो पॉज हो गई, वीडियो पॉज हो गई, वीडियो पॉज हो गई, वीडियो पॉज, यहां वहां पॉज ही, वहां क्यों पॉज है? यस चलो तो बेटा हैबिटेट लिखे, दे आर एक्वेटिक, बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर। वहां पे क्यों पॉज हुई थी लैपटॉप में? अच्छा, बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर। बेटा पता है मेरी कोई गलती नहीं है यार, अगर थोड़ी बहुत भी इशू हो रहे हैं ना दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। प्लीज मेरे पे गुस्सा मत निकाल देना तुम लोग यार, तुम्हें लगता है मैम ने ही सब किया, मैम ही रिस्पॉन्सिबल है। टेरेस्ट्रियल, ठीक है, तो क्या होते हैं बेटा, धरती पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। फिर से पॉज क्यों है? मोबाइल में सही चल रहा है, लैपटॉप में सही नहीं चल रहा है। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। देखो उसमें फिर से पॉज हो गया, तो जो बच्चे लैपटॉप से कर रहे होंगे उनका तो पॉज हो रहा होगा।
जो बच्चे लैपटॉप में कर रहे हैं उनका तो पॉज हो रहा होगा ना यार। यार बेटा मैं बताती हूँ, एक सेकंड, आप उनको बुला के लेके आओ। एक्चुअल में बेटा फोन पे वीडियो सही चल रहा है और जो कंप्यूटर पे स्क्रीन पे बेटा वीडियो चल रहा है ना उसमें लैगिंग हो रही है। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। फोन पे वीडियो सही चल रहा है क्योंकि हम यहाँ पे बेटा टीम बिठाते हैं ना, हमारी टीम चेक करती रहती है। तो जो वेब पे चल रहा है ना बेटा वीडियो, वेब पे पॉज कर रहा है और फोन पे सही चल रहा है, ठीक है। तो दैट इज द प्रॉब्लम, इसीलिए कुछ बच्चे लैग लिख रहे हैं, ठीक है। मेरे को एक बारी चेक करा लेने दो, क्योंकि उन बच्चों का बेटा फिर नुकसान होगा, उन बच्चों का नुकसान होगा जो लैपटॉप पे देख रहे हैं, जो लैपटॉप पे देख रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे लैपटॉप पे लैगिंग हो रही है, मेरे यहाँ पे लैपटॉप पे लैगिंग हो रही है। तो मैं क्या करती हूँ, तब तक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दे रही हूँ, तब तक सर आके चेक कर लेंगे, ठीक है। कंप्यूटर या लैपटॉप पे थोड़ी सी लैगिंग हो रही है, चलो तब तक मैं पॉइंट्स लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लोगे। मेरे को एक बार थम्स अप दे दो कि मैं पॉइंट्स लिख दे रही हूँ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के, आप उसे नोट डाउन कर लोगे तो मेरे को एक बार थम्स अप दे दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज तो बेटा शगुनी हो गया यार, इसे मैं अपनी भाषा में शगुन बोलती हूँ, मेरी भाषा में शगुन बोलती हूँ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक है, हाँ इसे बस नोट कर लो, कोई नहीं, इससे बस नोट कर लो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, ठीक है, हाँ। नंबर 4 जर्म लेयर, नंबर 5 सिमेट्री, नंबर 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, जर्म लेयर, सिमेट्री, सीलोम, देन मेटामेरिज्म। कुछ छूटा हो तो बता देना। मेटामेरिज्म, ऐसे ना बेटा फ्लो नहीं बनता है, ठीक है। आप एज अ स्टूडेंट मुझे नहीं पता क्या फील कर रहे हो, बट एज अ टीचर मेरा बड़ा ही फ्लो ब्रेक होता है कि मैं फ्लो में पढ़ा ही नहीं पा रही हूं, और ये इस सेशन में पहली बार हुआ है, ठीक है। मोबाइल पर भी हो रहा है, मोबाइल पर भी हो रहा है, ओके 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 ओके, वेट वेट वेट, हेलो, यस, प्लीज डोंट कॉल मी प्लीज, थैंक यू। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। यार ये लोग बाहर बातें कर रहे हैं क्या? सर लेक्चर चल ही नहीं रहा है यार, लेक्चर चल नहीं रहा है, मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से लेक्चर चल नहीं रहा है। फोन में चल रहा है ना, यहाँ नहीं चल रहा है, और फोन पे भी कई बच्चे कह रहे हैं लैग कर रहा है। ऐसे नहीं पढ़ाया जाता यार, या तो बोल दो कि रिकॉर्डेड देनी है, ऐसे मेरा लाइव का टाइम वेस्ट हो रहा है, ना मेरी क्लास हो पा रही है, ना बच्चों की क्लास हो पा रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है। पर इसमें बिल्कुल सही दिख रहा है सर सिर्फ मोबाइल पे सही चल रहा है, वेब पे नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे वेब पे पॉज हो रहा है। नहीं बेटा वो स्पैमर्स नहीं है, बिल्कुल स्पैमर्स नहीं है बेटा, मेरे खुद के स्क्रीन पे सामने दिख रहा है कि लैपटॉप पे वीडियो पॉज हो रही है। दे आर नॉट स्पैमर्स, दे आर नॉट स्पैमर्स, मेरे खुद के वीडियो यहाँ पर पॉज दिखा रही है, दे आर नॉट स्पैमर्स बेटा, ठीक है। मैम बोल दिया टेक टीम को, वो टेक टीम से ही है। सर मैं क्या करूं खड़े होकर, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, जो बेचारे बच्चे उस वेब पे कर रहे हैं, मैं को ये समझ ना मैं पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, क्योंकि उनको तो नहीं, उनको तो ऐसे ही चल रहा है। अब बच्चों को क्या बोलो? टेस्ट भी तभी कर पाएंगे, अगर हम बंद कर देंगे तो टेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो लोग समझ नहीं पाएंगे इशू। दिस इज 8 है ना चैनल?
सर ऐसे क्लास नहीं हो सकती, सारे टीचर्स की हो रही है ऐसी, सिर्फ इसी बैच में हो रहा है? वाह। हफ्ते में 1-2 क्लासेस होती है, उसमें भी हाँ। सारे बच्चे अगर मेरे को सुन पा रहे हैं प्लीज ये वाली बातें नोट कर लो, ये तो बहुत जनरल फीचर्स हैं जो हम इतने दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन होगी, अभी कुछ ऐसा नया नहीं पढ़ा है जो आपको नहीं आता है, ठीक है। अभी हमने क्या लिखा है बच्चों, हैबिटेट हमने बता दिया आपको, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स ऑर्गन सिस्टम, बॉडी प्लान, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, 3 बेटा जर्म लेयर होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, राइट, सीलोम बेटा ट्रू सीलोम है, यू सीलोमेट, मेटामेरिक सेगमेंटेशन ऑफ कोर्स होगी, और नोटोकॉर्ड इनमें नहीं होती बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर नॉन कॉर्डेट, ठीक है। सर मेरे को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है, मेरे को ये बता दो कि मेरे को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना। ये तो नोट कर लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ रही हूं। मेरी ये प्रॉब्लम है ना बेटा, ये सॉल्व कर रहे हैं। आई नो वीडियो बीच बीच में पॉज होके चल रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा अभी बताओ प्लीज टेल मी नाउ, कैन यू ऑल सी मी नाउ, कैन यू ऑल सी मी नाउ? ओके ओके, जस्ट रिलैक्स बेटा। एक टीचर के अगेंस्ट में लाखों बच्चे ये जो कमेंट कर रहे हैं, डोंट बम्बार्ड योर कमेंट्स ऑन मी लाइक दिस ना। आई एम हेल्पिंग यू आउट, सो हेल्प मी आउट विद अ लिटिल पेशेंस, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग अ लिटिल पेशेंस। तुम एक टीचर के अगेंस्ट पे लाखों बच्चे हो बेटा, अगर इस तरीके से तुम लिखने लग जाओगे फिर तो ठीक है। नाउ ऑल गुड ना, क्या हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में तो कोई डाउट नहीं है बच्चों, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में तो बेटा कोई डाउट नहीं है। देखो वीडियो जिनका भी नहीं चल रहा था उसी के लिए रुक रुक के मैंने हेल्प किया ना, तो अब आप मेरी हेल्प करो, अब सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आई डोंट थिंक कि कोई दुखदायक समस्या होगी। अब बेटा हम उसी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे वापस से बेटा अपनी एनर्जी को उठाते हैं। आधा घंटा चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां से वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, आर्थ्रोपोडा की बॉडी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जैसे कि मैंने कहा कि एनसीईआरटी में ये दिया है कि आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, क्योंकि उसमें होते हैं इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स को स्टैंडर्ड मान के अगर मैं आर्थ्रोपोडा की बॉडी को डिवाइड करना चाहूं तो मैं 3 पार्ट्स में उसकी बॉडी को डिवाइड कर सकती हूं, ठीक है। इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूं। फोन पे भी चला के देख लेना यार वापस से। तो आर्थ्रोपोडास आगे बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के आगे बेटा आप लिखो, बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। आर्थ्रोपोडा की बॉडी को आप बेटा 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से 3 हिस्से होते हैं बच्चों? कौन कौन से 3 हिस्से होते हैं बच्चों? हेड, थोरैक्स एंड
एब्डोमेन, और इसके लिए मैं आपको ना एक डायग्राम बना के बताती हूं। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मेरे यहां से तो अब वीडियो पॉज नहीं हो रहा है, फिर तुम्हारे यहां से कैसे हो रहा है? वो मोबाइल में भी सही चल रहा है ना, है ना? बाहर से एक बार उनको बोल दो वेब पे एक और लैपटॉप पे चेक कर ले, कोई एक लैपटॉप पे चला के देख ले, क्योंकि मेरे यहां से तो सही चल रहा है। अब ये बच्चे जो कर रहे होंगे फिर तो स्पैमिंग है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, हाँ, आर्थ्रोपोडा की बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अगर मैं इसको बनाना चाहूं बच्चों तो मैं ऐसे बना सकती हूं। एक मैं ना एक ऐसे ही सुपरफिशियल डायग्राम बना रही हूं, ठीक है, जस्ट तुम्हें समझाने के लिए। हेड हो गया, थोरैक्स हो गया और ये एब्डोमेन हो गया, और इस तरीके से मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इनकी बॉडी एक्सटर्नली भी डिवाइडेड होती है, तो इस तरीके की मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको दिखती है। ठीक है, ठीक है, मैं चेक करवा रही हूं बच्चों, अगर अभी भी वीडियो पॉज हो रहा है मैं चेक करवा रही हूं। दिस इज हेड, दिस इज थोरैक्स एंड दिस इज एब्डोमेन, दिस इज एब्डोमेन। ठीक है, सही चल रहा है, सही चल रहा है, तो फिर ये क्या है? स्पैमिंग। मैम एक बार आप स्टूडेंट्स को एक चीज इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि क्लास एग्जिट करके वापस आ जाएं और फिर फॉरवर्ड ना करें क्लास को, सीक बार यूज ना करें। सर आप बोल दो, आप क्या बोल रहे हो? हेलो स्टूडेंट्स, जो कोई भी लैग इशू फेस कर रहा है एक बार क्लास एग्जिट करके आप वापस ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद सीक बार को आगे पीछे ना करें। ठीक है, क्लास को एग्जिट करके वापस से एंट्री करो, और बेटा प्लीज अब पढ़ाने दो यार, 45 मिनट्स हो गए, मैं क्यों क्लास ले रही हूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। 50% बच्चे, 1-2 बच्चे लिख रहे होते लैगिंग तो नहीं समझ में आता ना, अब इतने बच्चे लैगिंग लिख रहे हैं तो मेरे को क्या समझ में आएगा यार? हाँ, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बेटा बॉडी को डिवाइड कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। और ऑफ कोर्स बेटा आपको ये फर्दर बेटा डिवाइडेड दिख रहे हैं, फर्दर डिवाइडेड दिख रहे हैं, और इनको बोला जाता है मेटामियर्स। जैसे कि आपने मेटामेरिक सेगमेंटेशन पढ़ी है, इन्हें बोला जाता है मेटामियर्स। समझ आ गई बात? इन्हें बोला जाता है मेटामियर्स। ओके, राइट। अब बेटा हम क्या करने वाले हैं, ये तो इनके जनरल फीचर्स हो गए। अब बेटा हमें क्या पढ़ना है, जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं फिजियोलॉजी कि डाइजेशन कैसे हो रही है, रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, एक्सक्रीशन कैसे हो रही है, या जो भी ऐसे कैरेक्टर्स बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, जो भी ऐसा कैरेक्टर बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमें नंबर 1 पढ़ना है अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा बेटा? ऑफ कोर्स ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। जब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा बेटा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कंप्लीट, आप आंसर दे सकते हो बेटा कमेंट सेक्शन में। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, अब देखो बेटा रेस्पिरेशन के लिए, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली लिखा है कि रेस्पिरेशन के लिए मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। लैपटॉप में सही चल रहा है? ठीक है, मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि बेटा कई सारे आर्थ्रोपोड्स गिल्स का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए,
कई सारे आर्थ्रोपोड्स बेटा लंग्स का यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और इनके अलावा भी बेटा कई रंग बिरंगे स्ट्रक्चर्स के नाम लिखे जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, जैसे बुक गिल्स, जैसे कि बुक लंग्स। तो एनसीईआरटी ने ये तो नहीं आई थिंक मेंशन किया है अलग से, अच्छा सॉरी लंग्स नहीं, ट्रेकियल सिस्टम, एनसीईआरटी ने ट्रेकियल सिस्टम मेंशन किया होगा, लेकिन एनसीईआरटी ने ये नहीं दिया है कि गिल्स का कौन यूज कर रहा है, या बुक गिल्स का कौन यूज कर रहा है, या बुक लंग्स का कौन यूज कर रहा है, या फिर ट्रेकियल सिस्टम, लंग्स नहीं बेटा, ट्रेकियल सिस्टम का कौन यूज कर रहा है। एनसीईआरटी, ओए भाई तुम लोग फिश क्यों लिख रहे हो? फिश बेटा आर्थ्रोपोडा में आती है, गिल्स बोल दिया तो फिश ही आता है तुम्हारे दिमाग के अंदर। बेटा गिल्स सिर्फ फिश के पास नहीं होती, कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स हो सकते हैं जिनके पास बेटा गिल्स हो सकती है। ये हम बचपन से पढ़ते हैं कि हाँ मछली के पास गिल्स होती है, इसका मछली इस फाइलम में आती है क्या यार? मछली आर्थ्रोपोडा है क्या? हाँ, तो इनके पास बेटा मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है। मैं उन सारे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स का नाम लिख दे रही हूं, बट स्पेसिफिकली किसके पास क्या होता है ये सिर्फ एनसीईआरटी में आगे जो काम में आएगा तुम्हारे, मैं सिर्फ वही मेंशन करूंगी। मैं अलग अलग से नहीं बताऊंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है कि गिल स्पेसिफिकली किसके पास, लंग बुक गिल्स किसके पास, बुक लंग्स किसके पास, जो एनसीईआरटी में है और जो आपका आगे एनसीईआरटी में है, कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में है, और जो आपको जरूरत का है सिर्फ मैं उसमें बताऊंगी। फ्रॉग में गिल्स नहीं होता है बेटा, फ्रॉग का जो लार्वा होता है टैडपोल, टैडपोल में होता है गिल्स, ठीक है। चलो लिखते क्या है बेटा, सेकेंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा आप लिखो डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे गिल्स में भी प्रेजेंट, जैसे बुक गिल्स में भी प्रेजेंट, जैसे कि बुक लंग्स में भी प्रेजेंट, और सबसे कॉमनली बेटा जो दिखता है दैट इज ट्रेकियल सिस्टम। आगे जब मैं आपको बेटा कॉकरोच पढ़ाऊंगी ना, अगर बाई चांस कॉकरोच हमें पढ़ाना ही है आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, तो वहां पे आप कॉकरोच के बारे में जब पढ़ेंगे तो कॉकरोच इज एन इंसेक्ट, और जैसा कि मैंने कहा कि यहां पे हम ज्यादातर चीजों को इंसेक्ट को स्टैंडर्ड मान के बेटा पढ़ रहे हैं। जैसे इंसेक्ट की बॉडी को एक्चुअल में आप हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड करते हो, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का मैक्सिमम पॉपुलेशन बेटा किसका है, इंसेक्ट्स का है, तो इसीलिए बेटा हम इसी बेसिस पर इसके ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं। और अगर मैं इन सारे में से बोलूं कि इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, तो इंसेक्ट के पास होता है बच्चों ट्रेकियल सिस्टम। इंसेक्ट्स के पास क्या होता है बेटा, ट्रेकियल सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब गिल्स से तो तुम्हें समझ में आता है कि गिल्स क्या है, राइट, पर बुक गिल्स क्या है, बुक लंग्स क्या है। ऑफ कोर्स इसमें पीएचडी तुम्हें नहीं करनी है कि बुक गिल्स क्या होता है, बुक लंग्स क्या होता है, बट जस्ट तुम्हें मैं बताना चाहती हूँ इसका नाम ऐसा क्यों रखा है। जैसे कि तुम बेटा अगर एक किताब को ओपन कर दो ना, तो किताब को अगर बीच में से ओपन कर दो तो उसके पन्ने नजर आते हैं ना, इस तरफ पे आधे पन्ने हो जाते हैं और इस तरफ पे आधे पन्ने हो जाते हैं। जैसे ओपन बुक का शेप दिखता है ना, पेज दिखते हैं, वैसे ही गिल्स दिखती है इस तरीके से ओपन बुक के शेप में। तो इसीलिए इसका जो नाम पड़ता है ना बेटा, दैट इज बुक गिल्स, और बुक गिल्स के मॉडिफिकेशन से बनता है बुक लंग्स। आपको इनकी डिटेल्स नहीं जाननी है कि एग्जैक्टली ये क्या होता है, और ट्रेकियल सिस्टम का डिटेल तो आप पढ़ोगे जब आप कॉकरोच के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। यहां तक तो बेटा कोई दुखद समस्या नहीं ना, यहां तक तो कोई दुखद समस्या नहीं ना बेटा। एक बारी बेटा क्या कर दो, एक बारी बेटा क्या कर दो, थम्स अप दे दो। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर है। सर्कुलेटरी सिस्टम आप मुझे बताओ बेटा, ओपन टाइप होगा या क्लोज टाइप होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा आप मुझे बताओ, ओपन टाइप होगा या क्लोज टाइप होगा। हमने एंथे पढ़ा था, एंथे, आर्थ्रोपोडा, नॉन सेफेलोपोड, मोलस्का, ट्यूनिकेटा, हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, राइट। इनके पास कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेजल्स नॉट बाउंडेड बाय कैपिलरी, ब्लड खुले में बह रहा होता है। आपकी बॉडी में ब्लड खुले में बहता है क्या? क्या आपकी बॉडी में ब्लड खुले में बह रहा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आपके पास प्रॉपर पाइप्स हैं जिनको आप आर्टरी बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, कैपिलरी नेटवर्क है। आपका ब्लड खुले में बेटा ऑर्गन्स उसको तैरा नहीं रहा होता है, या फिर आपके ऑर्गन्स आपके ब्लड में तैर नहीं रहे होते हैं, लेकिन इसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। कभी किसी ने कॉकरोच को बेटा गलती से मारा है, या कॉकरोच को के ऊपर गलती से पैर डाला है? उसकी बॉडी से जब जो भी फ्लूइड निकलता है वो कलरलेस फ्लूइड होता है, राइट। अगर आपका बॉडी कट जाए तो आपका खून जो निकलता है वो लाल रंग का होता है,
और कॉकरोच की मैंने इसलिए बात की क्योंकि कॉकरोच सबसे कॉमन एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा का आप दिमाग लगा सकते हो। कॉकरोच की बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो कलरलेस होता है क्योंकि उनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, अपने पास हीमोग्लोबिन है। हाँ, अपने पास हीमोग्लोबिन है, व्हाइट कह रहे हो ना, बेसिकली कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। तो अपने पास हीमोग्लोबिन है, उनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, उनके जो कलरलेस ब्लड है उसको बोला जाता है हीमोलिम्फ, ठीक है। अगेन अगर कॉकरोच पढ़ने का तुम्हें सौभाग्य मिला तो आगे तुम पढ़ोगे कि यार कहते हैं हम तो जानबूझ के मारते हैं, अच्छा, और कुछ बच्चे कह रहे हैं हम तो जान बचा के भागते हैं, अच्छा। तो उनकी बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसे हीमोलिम्फ बोलते हैं जो कलरलेस है। हमारे पास तो बेटा ब्लड होता है और उनकी बॉडी में जो कैविटी होती है ना बेटा, जो खाली स्पेस होता है जिसमें वो ब्लड गिरा हुआ होता है, हमारी बॉडी में तो क्या है, क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, उनकी बॉडी में ओपन स्पेस में बेटा ब्लड है, ओपन खाली स्पेस में बेटा ब्लड है। उन खाली स्पेस को बोला जाता है हीमोसील। उस खाली स्पेस को क्या बोला जाता है, हीमोसील। समझ आ रही है बात, हीमोसील। तो मैं यहां पे लिख रही हूं पहली बात तो, अरे भाई पहली बात तो मैं लिख रही हूं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और इससे रिलेटेड जो दूसरी बात है वो मैं यहां पे लिख रही हूं ब्लड इज कलरलेस, ब्लड इज कलरलेस, जिसको बोला जाता है हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ प्रेजेंट इन ओपन स्पेस, present in open space called as hemocoel। वो जो खाली स्पेस है बेटा, जिस खाली स्पेस में, जिस खाली चेंबर में इनका हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है, उस खाली चेंबर को बोला जाता है हीमोसील। तो हीमोसील वो कैविटी हुई और उसके अंदर जो बेटा कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट है उसे बोलते हैं हीमोलिम्फ। तो बेटा ये क्लियर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन सबसे कॉमन होते हैं ट्रेकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का हो गया, ब्लड का कलर जो है वो कलरलेस हो गया, उस कलरलेस ब्लड को बोला जाता है हीमोलिम्फ। वो जिस खाली स्पेस में प्रेजेंट होती है उसे बोला जाता है हीमोसील। अगर यहां तक बच्चों डन डनाडन डन, हीमोसील को ही साइनस बोलते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं साइनस क्या है, द अदर नेम ऑफ हीमोसील इज साइनस। एनसीईआरटी में साइनस वर्ड यूज किया क्या यहां, द बेटा खाली स्पेस इज ईदर कॉल्ड एज हीमोसील और साइनस, सेम थिंग, सेम थिंग, सेम थिंग, ठीक है। यस, डन यहां तक। उस खाली स्पेस को बेटा या तो साइनस या तो हीमोसील बोलते हो, ठीक है। डन 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 डन, पक्की बात। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, वेरी नाइस। नेक्स्ट हम करते हैं नंबर 4, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के लिए बेटा आप लोगों ने शायद बचपन से ये वर्ड सुना हुआ होगा, मैल्फिगियन टिब्यूल्स। इंसेक्ट्स के पास बेटा जैसे अपने पास क्या होते हैं, ये तो पता है ना कि ये भी भूल गए हो कि अपने पास क्या होते हैं, अपने पास किडनी होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, वैसे बेटा इंसेक्ट्स के पास होते हैं मैल्फिगियन टिब्यूल्स। इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं, मैल्फिगियन टिब्यूल्स फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। अपने पास होते हैं किडनी, इनके पास होते हैं मैल्फिगियन टिब्यूल्स, ठीक है। अच्छा, देन नंबर 5, इनके पास सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। जैसे अपने पास सेंसरी ऑर्गन्स है ना बेटा, आपके आईज आपके सेंसरी स्ट्रक्चर है, आपके पास एंटीना तो नहीं है ना बेटा, कॉकरोच के पास होता है। कोई कॉकरोच तो नहीं बैठा है, वैसे बैठे तो होंगे बेटा कुछ जो स्पैमिंग करते हैं, कॉकरोच नहीं हुए तो क्या ही होंगे। एंटीने होते हैं कॉकरोच के पास। कॉकरोच की आंखें जो होती है कंपाउंड आईज होती है। अगर तुमने वो मूवी देखी है मक्खी, एक साउथ इंडियन मूवी है जिसका हिंदी ट्रांसलेट पता नहीं है, या तो कार्टून में भी ना मक्खी की आंख बेटा जब क्लोजली दिखाते हैं तो मक्खी की आंख ऐसी दिखती है, उसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हें ओमैटिडिया बोलते हैं, वो तो आप फ्यूचर में जब कॉकरोच पढ़ोगे तो देखोगे, है ना। इनकी आंखें जिनसे ये देख पाते हैं वो होती है कंपाउंड आईज।
तो इनके पास बेटा सेंसरी स्ट्रक्चर्स कहने के लिए क्या क्या हैं, जैसे इनके पास एंटीने होते हैं, राइट, ऐसे ही दिखते हैं, राइट। तो इनके पास बेटा सेंसरी स्ट्रक्चर्स के नाम पे इनके पास है कंपाउंड आईज जो इनके हेड पे प्रेजेंट है, एंटीना जो इनके हेड पे प्रेजेंट है, और बॉडी बैलेंसिंग के लिए ये ना बहुत सारे बच्चे जानते नहीं होंगे। डू यू नो बेटा दैट टू बैलेंस योर बॉडी लाइक दिस इवन इन अ स्टैंडिंग पोजिशन और टू बैलेंस योर बॉडी व्हाइल यू आर वॉकिंग, दिस इज अ बॉडी बैलेंसिंग। या फिर टू बैलेंस योर बॉडी व्हेन यू आर डूइंग दिस एंड देन यू आर स्टैंडिंग एंड देन यू आर एबल टू बैलेंस योर बॉडी। किकली खेली है बचपन में, किकली कहते थे ना, क्या कहते हैं, तो उसके बाद तुम बॉडी को बैलेंस कर लेते हो। हाँ, वेरी गुड। ये बॉडी बैलेंसिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये बॉडी बैलेंसिंग के लिए, हाँ, सेरिबेलम तो ब्रेन का रिस्पॉन्सिबल होता ही है, लेकिन ईयर, इंटरनल ईयर हेल्प्स करती है, ईयर हेल्प करती है, ठीक है, बॉडी बैलेंसिंग, ठीक है। बैलेंसिंग का स्ट्रक्चर मैं इनके में भी बताने वाली हूं। तो इनके पास भी एक बैलेंसिंग का स्ट्रक्चर होता है, एनसीईआरटी ने दिया है, जिससे बोला जाता है स्टैटोसिस्ट। तो हमारे इंटरनल ईयर में फ्लूइड होता है जिसके हेल्प से हमारी बॉडी बैलेंसिंग होती है, ठीक है। इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स लिख दूं, वेरी वेरी गुड। चलो इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स लिख देती हूं। इनके पास होते हैं कंपाउंड आईज, इनके पास होते हैं बेटा एंटीने, इनके पास होंगे बेटा स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग के लिए। स्टार मार्क कर लेना, स्टैटोसिस्ट एनसीईआरटी में दिया है बैलेंसिंग, ठीक है, डन। नेक्स्ट नंबर 6 मैं बात करूंगी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल होता है या एसेक्सुअल होता है, ये एनसीईआरटी ने दिया नहीं हुआ है। वैसे तो मोस्टली सेक्सुअल होता है, बट एनसीईआरटी में दिया नहीं है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मोस्टली ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मोस्टली ये डायोशियस होते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी ने यह भी दिया है कि इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो यूजुअली बॉडी के अंदर होती है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एनसीईआरटी कहती है मोस्टली या यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और एनसीईआरटी ये कहती है कि इनके में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों हो सकता है, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि लार्वल स्टेजेस के थ्रू, डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब बिना किसी लार्वा के थ्रू। डेवलपमेंट इनमें दोनों तरीके की दिख सकती है। लेकिन एनसीईआरटी की एक और बात है जो कि ये कहती है कि ये ज्यादातर एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, ज्यादातर ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं। एग लेइंग का मतलब होता है ओवीपैरस, ठीक है। तो अपन क्या होते हैं वीवी पैरस। वीवी का क्या मतलब होता है? जो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं। बेटा ह्यूमंस अंडे तो नहीं देते हैं ना, ठीक है। ओव्यूलेशन वाला एग अलग होता है। तुम कहोगे कि मैम फीमेल्स में एग तो बनता है ना, अरे भाई वो वाला अंडा थोड़ी है, मुर्गी टाइप का अंडा के उसके ऊपर बैठे हुए हैं, हैच करेगा। अपन के पास ऐसा एग थोड़ी है भाई, अपन एग तो नहीं देते हैं ना बेटा, ये कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। हम क्या होते हैं वीवी पैरस। मैमल्स क्या होते हैं? ज्यादातर वीवी पैरस, डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस। लेकिन ये मोस्टली होते हैं बेटा ओवी पैरस, यानी कि एग लेइंग एनिमल। समझ आ गई बात एवरीबॉडी? यस, ठीक है, हंसो मत। हाँ, तो हम यहां पे लिख देते हैं दे आर मोस्टली ओवी पैरस। मोस्टली ओवीपैरस मीन्स, ओवीपैरस मतलब एग लेइंग एनिमल्स। अब बस इसके एग्जाम्पल बचे हैं, ठीक है। यस, ठीक है। वीवीपैरस का मतलब होता है डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा जरूरी, एग्जाम्पल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स के बाद हम एनसीईआरटी रीड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद हम एनसीईआरटी रीड करेंगे। डन?
डन? पक्की बात? यहां तक डन 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 कर लो बेटा, कोई दुखदायक समस्या तो नहीं है। नर्वस सिस्टम एनसीईआरटी में दिया है बेटा, नर्वस सिस्टम एनसीईआरटी में दिया है क्या? वैसे डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होता है इनके पास। नर्वस सिस्टम अगर दिया होगा तो लिखवा दूंगी, बट यहां पे दिया नहीं है इसलिए नहीं लिखवाया, ठीक है। इनके पास भी डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होता है जैसे कि आपके एनेलिडा के पास होता है, पर यहां पे एनसीईआरटी में दिया नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखवाया है, ठीक है। एग्जाम्पल कर ले, एग्जाम्पल कर ले, चलो एग्जाम्पल्स। यार एसी का टेम्परेचर प्लीज चेक कर लो। एग्जाम्पल्स पहले आप लिख लो, पहले आप लिख लो फिर मैं मतलब समझाऊंगी। अच्छा, एक्सोस्केलेटन के बारे में नहीं पता है? हाँ, मैं उसके बारे में बता देती हूं, वो छूट गया है। पहले बेटा इतनी लैगिंग और स्पैमिंग चल रही थी कि क्या ही बताऊं बेटा, फ्लो ही नहीं बना कोई, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं लिखवा देती हूं, उसके बाद मैं एक्सोस्केलेटन के बारे में बता दूंगी, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, मतलब ऐसे इंसेक्ट जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल क्या? नंबर 1 एपिस। एपिस का कॉमन नाम होता है हनी बी। डंक भी मारा होगा कई लोगों को, मेरे साथ तो बेटा हनी बी का एक बहुत पुराना नाता है, बहुत ही पुराना। और हनी बी से जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोला क्योंकि इससे तुम्हें क्या मिलता है? हनी, हनी भी मिलता है। और बेटा हनी एक्चुअल में इसका मेन प्रोडक्ट नहीं होता है, हमें लगता है कि हनी इसका मेन प्रोडक्ट है, बट हनी नहीं होता है इसका मेन प्रोडक्ट। इसका मेन प्रोडक्ट होता है बी वैक्स, जो कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। बी वैक्स जो कई तरीके की कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। हनी और बी वैक्स दोनों, एपिस बेटा के बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज होते हैं। एपिस इंडिका जो इंडिया में पाया जाने वाला सबसे कॉमन एपिस, फिर एपिस डोर्साटा, ऐसे बहुत सारे, बट आपके एनसीईआरटी में अलग से स्पीशीज नहीं दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ एपिस नाम दिया है। एपिस का मतलब हनी बी, और हनी का तो तुम्हें बेटा इंपॉर्टेंस पता ही है, मतलब ये हमारे आयुर्वेदा सिस्टम में चला आ रहा है बेटा हनी, है ना। मेडिसिनल बहुत ज्यादा वैल्यू होती है बेटा हनी की, तो वो तो कहने वाली बात नहीं है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, राइट राइट। तो एपिस क्या है बेटा? हनी बी। दो प्रोडक्ट्स मैंने इसके लिख दिए हैं जिसकी वजह से आप इसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बोलते हो, एक है हनी, एक है बी वैक्स। फिर बेटा जिसके लोग शॉल पहनते हैं, जिसके लोग साड़ियां पहनते हैं, जिसके लोग कुर्ता पहनते हैं, जिसके लोग पजामा पहनते हैं, दैट इज बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स मोरी, या बॉम्बिक्स में सिर्फ लिख रही हूं, दैट इज सिल्कवर्म। सिल्कवर्म इसका क्या प्रोडक्ट होता है बेटा? सिल्क। अलग अलग बेटा जगह पे यूज होता है। सिल्क की साड़ियां कतई महंगी आती है, पहनना पसंद करते हैं लोग, ठीक है, शानदार जानदार, ठीक है, राइट राइट। बॉम्बिक्स। फिर नंबर 3 एक और इंसेक्ट का नाम लिख रही हूं, लैसीफर। लैसीफर का कॉमन नेम होता है लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट, और इसका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज लैक। लैक को किस में यूज किया जाता है? लैक इज यूज्ड बेटा, यूज्ड इन बैंगल्स, बैंगल इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। तो कई सारे बेटा बैंगल इंडस्ट्री वगैरह में लैक को यूज किया जाता है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ अगेन लैसीफर, ठीक है। लैसीफर, लैक इंसेक्ट। गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? यस यस। ये तो बेटा बात कर रहे हैं हम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए बेटा फायदे वाले हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसको एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है इंसेक्ट एज वेक्टर्स। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर? जैसे कि अगर मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो मैं पैदल तो जा ही सकती हूं, पर मैं किसी माध्यम के हेल्प से भी जा सकती हूं। जैसे मैंने साइकिल से चली गई, जैसे मैं स्कूटी से चली गई, जैसे कि मैं कार से चली गई,
तो ये सारे जो माध्यम मैंने यूज किए ये क्या है, ये मेरे लिए एक व्हीकल है, वेहिकल। वेक्टर एक्चुअल में एक व्हीकल ही होता है, एक गाड़ी होता है, एक सहारा होता है बेटा। किसके लिए सहारा होता है? तुम बोलते हो तुम्हें डेंगू हुआ, तुम बोलते हो मच्छर की वजह से मेरे को डेंगू हुआ। अरे भाई मच्छर तो बेचारा इनोसेंट था यार, मच्छर ने तुम्हें बेटा थोड़ी, मच्छर को तुम इतना जो बेटा अब्यूज करते हो, उसको जो तुम इतना बेटा प्रताड़ित करते हो, मच्छर की ऐसी कोई गलती थोड़ी थी। मच्छर तो बेटा एक वो बन गया, क्या बोलते, एक मीडियम, एक माध्यम। एक्चुअल में जिसने तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट किया था वो था वो वायरस, वो पैथोजन जो उस मच्छर के अंदर था। वो बेचारा आया था तुम्हारा खून पीने, बेचारा तो नहीं बोलना चाहिए, बेचारी, क्योंकि फीमेल होती है ना। वो बेचारी आई थी तुम्हारा खून पीने बेटा, उसकी क्या गलती थी? आखिर सबको बेटा अपना पेट भरने का अधिकार तो है, वो तो अपना पेट भरने आई थी। अब उसकी क्या गलती बेटा कि उसके सलाइवा के अंदर वो पैथोजन था। समझ आ रही है बात? प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, डेंगू का वायरस, प्लाज्मोडियम तो इज अ प्रोटोजोआ। तो कोई भी ऐसा प्रोटोजोआ, कोई भी ऐसा वायरस, कोई भी ऐसा बेटा पैथोजन जो है मच्छर के अंदर ट्रैवल कर सकता है। तो मच्छर जो है ना बेटा, उसको लेके सिर्फ बेटा तुम्हारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। उस बेचारे की बस बेटा इतनी सी गलती है जिसके लिए वो पिट जाता है। हाँ, पिटने के बाद उसकी ऑफ कोर्स मृत्यु हो जाती है, फट फट फट, ठीक है, आसान होता है। मक्खी को मार के दिखाओ तुम, मच्छर को तो मार ही लेते हो। आई एम सॉरी मस्कीटो बच्चे लिख रहे हैं, तो बेटा मैं आगे लिखूं, इंसेक्ट यहीं पे लिख देते हैं, इंसेक्ट एज वेक्टर्स, ठीक है, इंसेक्ट एज वेक्टर्स। एंड वेक्टर्स का मतलब मैं बेटा यहां पे लिख दे रही हूं, ठीक है। वेक्टर्स आर द vehicles which carry पैथोजन। पैथोजन मतलब होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट, जो बीमारी फैलाने वाले एजेंट है उसे पैथोजन बोला जाता है। पैथोजन लाइक वायरस और प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। तो पैथोजन को कैरी करता है तुम्हारा वेक्टर, ठीक है, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है किल्ड जस्ट वन हाउस फ्लाई इन माई होल लाइफ टाइम, ठीक है। हाँ चलो हम बेटा मच्छरों के नाम लिखते हैं। पहले मच्छर का नाम हम लिखने जा रहे हैं जो तुमने सबसे कॉमन सुना होगा, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। बेटा ये फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जो है ये कौन सी बीमारी को कॉज करती है? ये कौन सी बीमारी को, मतलब कौन सी बीमारी का पैथोजन कैरी करती है? मलेरिया, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम को कैरी करती है। 12th क्लास में आप ये सारा पढ़ोगे बेटा, 12th क्लास में आप ये सारा पढ़ोगे, 12th क्लास में आप ये सारा पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, फीमेल एडीज मस्कीटो, फीमेल एडीज मस्कीटो ये किस चीज का बेटा पैथोजन कैरी करती है? डेंगू या फिर डेंगू देशी भाषा में, एंड चिकनगनिया, चिकनगनिया, ठीक है। और एक और मच्छर बताऊंगी, क्यूलेक्स मस्कीटो, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो, वो कॉज करती है वही जब टांग ना ऐसे बड़ी हो जाती है, जो तुम पढ़ते हो, बॉडी पार्ट जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है वो बहुत ज्यादा स्वेल अप हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस। अच्छा, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम मेल क्यों नहीं, वाई फीमेल? कोई आंसर देना पसंद करेगा? ये वाई 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 फीमेल, वाई नॉट मेल? कोई बताएगा? कई बच्चे पूछ रहे हैं मैम वेक्टर्स में सब फीमेल क्यों है, मस्कीटो में ये सारी फीमेल्स क्यों हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस, एग लेइंग तो ठीक है, एग लेइंग के लिए उनको शक्ति चाहिए, उनको खून चाहिए, चलो वो अलग बात है। अरे भाई जो मेल मस्कीटो होता है उसके माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो फीमेल मस्कीटो जैसे होते ही नहीं है। फीमेल मस्कीटो का जो माउथ पार्ट होता है वो इतना शार्प होता है जिससे कि वो क्या कर पाए, सक कर पाए ब्लड, लेकिन पियर्स कर पाती है फीमेल मस्कीटो। ऑफ कोर्स उसको ब्रूडिंग के लिए,
एग्स के लिए जरूरत होती है खून की, वो तो अलग बात है, पर मेल मच्छर जो होता है ना वो ब्लड सक भी नहीं कर पाएगा, वो प्लांट सैप्स वगैरह उसको फीड करता है, ठीक है, उसको फीड करता है, ठीक है, समझ आ गई बात। उसका माउथ पार्ट बहुत ब्लंट होता है मेल का, ठीक है, फीमेल का शार्प होता है जिससे वो सक कर पाती है ब्लड। डन डन बेटा, क्या यहां तक डन 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 हो गया? एक और मच्छर का नाम लिखना है मेरे को, ठीक है यार, एक गिलास पानी भिजवा दो प्लीज। एक और मच्छर का नाम लिखना है, ठीक है, यस बेटा। नारी शक्ति की तो नॉर्मल पानी, मतलब नॉर्मल मतलब गर्म, बिना ग्रीन टी के। अरे सुनो, जो तुम बेटा नारी शक्ति कर रहे हो ना, ये तो बोलो ही मत बेटा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको पता है ऐसा क्यों नहीं बोलना चाहते चाहिए, ठीक है, तो उस बात पे मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगी, ठीक है। जैसे कि पुरुष की शक्ति है वैसे ही नारी की शक्ति है बेटा, बोथ आर इक्वली शक्तिशाली, ठीक है। सो डोंट मेक फन ऑफ एनीवन, नॉट इवन मेल्स नॉट इवन फीमेल्स, दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है यार। वो वुमेन करने से कुछ होता नहीं है भाई, ठीक है, वुमेन करके बहुत सारे वीडियोस हैं जो तुमने देखे होंगे, ठीक है। सो डोंट से इवन योर मदर इज अ वुमन एंड योर फादर इज अ मैन, ऑब्वियसली, ठीक है। सो दोनों जेंडर इक्वल हैं, किसी के बारे में कुछ मत बोलिए, यहीं से शिक्षा मिलती है बेटा। और हाँ चलो चलो, एक लास्ट मच्छर का नाम हम लिखते हैं, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। चलो, क्या कॉज करती है ये बेटा? एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस, या फिर इसे बोला जाता है फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस, ठीक है, डन, ठीक है। अब बेटा एनसीईआरटी में एक और चीज लिखी हुई है जिसे बोला है एनसीईआरटी ने ग्रेगेरियस पेस्ट। इसका तो बेटा हमला भी हुआ है, आपको पता नहीं कोविड के टाइम पे था जब इंडिया पे इनका अटैक भी हुआ है। पेस्ट मतलब जो पेस्ट होते हैं बेसिकली हार्म कॉज करेंगे, ग्रेगेरियस मतलब जो झुंड में अटैक करते हैं, जैसे कि लोकस्ट, टिड्डे, लोकस्टा, ठीक है, दीज आर ग्रेगेरियस पेस्ट, दे डैमेज द क्रॉप बोल रही हूं, सॉरी, दे डैमेज द क्रॉप, डैमेज द क्रॉप एंड अटैक इन ग्रुप्स। आपने अगर न्यूज पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा लोकस्टा, लोकस्ट या लोकस्टा, ठीक है। एनसीईआरटी में बनाया है या नहीं ये देख रही हूं, एनसीईआरटी ने बनाया नहीं है, ठीक है, पर दिया तो होगा कहीं, ठीक है, यस, ठीक है, डन, ठीक है। और एक चीज दी हुई एनसीईआरटी ने, वैसे देखो बटरफ्लाई दिया हुआ है, प्रॉन्स दिए हुए हैं, स्कॉर्पियन दिया है, स्पाइडर दिया है, ये अदर एग्जांपल्स है, बट एक और एग्जांपल एनसीईआरटी ने ना बेटा अलग से एक दिया हुआ है, लिम्यूलस। और लिम्यूलस एग्जांपल देके एनसीईआरटी ने कहा है दिस इज ऑफ कोर्स किंग क्रैब, इसका कॉमन नेम है किंग क्रैब, और इसको बोला हुआ है बेटा लिविंग फॉसिल। इसे क्या बोला हुआ है? इसे बोला हुआ है लिविंग फॉसिल। डू यू नो द मीनिंग ऑफ बेटा फॉसिल? क्या आपको फॉसिल का मतलब पता है? तो फिर मैं आपको लिविंग फॉसिल का मतलब बताऊंगी। डू यू नो द मीनिंग ऑफ बेटा फॉसिल? डू यू नो द मीनिंग ऑफ फॉसिल? ग्रेगेरियस मतलब लोकस्टा तो देखो क्रॉप को डैमेज कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं ग्रुप्स में, इसीलिए उसको ग्रेगेरियस बोला जाता है। ग्रेगेरियस मतलब ग्रुप में अटैक कर रहे हैं, झुंड में अटैक कर रहे हैं। लिम्यूलस यानी कि किंग क्रैब। तुम्हें फॉसिल का मतलब पता है? फॉसिल को इवोल्यूशन क्यों करे? फॉसिल्स मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो ना, जो पहले के टाइम के बेटा आपको जैसे डायनासोर्स के फॉसिल मिले थे, या उनके बेटा फॉसिल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे उनकी हड्डी मिल गई या उनके टीथ मिल गए, उनका स्कल मिल गया, रेमिनेंट, और उनको देख के तुम ये पता लगा पाते हो कि अच्छा इस तरीके के एनिमल शायद पहले एग्जिस्ट करते थे, आज के टाइम पे वो है नहीं, शायद उनसे आगे जाके कोई चीज इवॉल्व हो गई होगी या इवोल्यूशन हो गया होगा, चेंज हो गया होगा, राइट।
अब देखो इसे बोला जाता है लिविंग फॉसिल। फॉसिल तो एक्चुअल में आप फॉसिल के बारे में यूजुअली जब सुनते हो तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि पहले एग्जिस्ट करते थे, आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। आप पुराना कुछ ऐसा इमेजिन कर पाते हो, यानी जो आज एग्जिस्ट नहीं करता होगा, डेड, रेमिनेंट, डिग्रेडेड, है ना, बचा हुआ पार्ट। लिविंग फॉसिल का क्या मतलब है? फॉसिल का मतलब तो ऐसे समझ में आता है। लिविंग फॉसिल का मतलब होता है बच्चों, ऐसा कोई एनिमल जिसमें कई सालों तक कोई एवोल्यूशन ना हुआ हो। बेटा आपको ये बात पता है कि ऑफ कोर्स एवोल्यूशन तो एक नॉन एंडिंग प्रोसेस है ना, मैक्सिमम तो आप पढ़ रहे हो ना कि एवोल्यूशन तो होगा ही, ये चेंज तो होता आ रहा है। पहले जो ह्यूमंस थे, आप जो आज के डेट में हम जो ह्यूमंस देखते हैं, हम ऐसे थोड़ी थे बेटा। अगर आप देखोगे ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे तो पहले हम कैसे दिखते थे, हमारी जो एंसेस्ट्री आप पढ़ोगे, हम पहले 4 टांगों पर ऐसे चलते थे, हमारा मुंह कैसा होता था, हमारी बॉडी कितनी हेरी होती थी, और टाइम के साथ साथ बेटा हमारा पोस्चर इरेक्ट होता गया, हमारी ब्रेन की कैरियर कैपेसिटी अलग होती गई, हमारी बॉडी के हेयर रिड्यूस होते गए, बहुत सारे चेंजेस आए, हम भी इवॉल्व हो गए, यानी हम में चेंजेस हुए। लिम्यूलस एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आज तक कोई भी चेंज नहीं हुआ। There is no change that occurred in Limulus over years. इसमें कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ है। जैसा किंग क्रैब कई साल पहले एग्जिस्ट करता था, आज भी किंग क्रैब वैसा ही एग्जिस्ट करता है। There is no evolution in king crab or Limulus. That is why it is called as a living fossil. Got my point? क्या सबको समझ में आ गई बात? ये क्या सबको समझ में आ गई बात? ठीक है। There is no evolution in it. means ठीक है, means it is exactly the same now like it was million years ago. कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है? अदर एग्जाम्पल्स में बेटा लिखवा देती हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अदर एग्जाम्पल्स में तुम स्कॉर्पियन लिख लो, स्पाइडर लिख लो, प्रॉन्स लिख लो, बटरफ्लाई लिख लो, ठीक है, ठीक है। तो मैं अदर एग्जाम्पल एक लाइन में लिखवा लेती हूं, पहले फटाफट से इसे बेटा कंप्लीट करो। अदर एग्जाम्पल में मैं लिखवा दे रही हूं, जैसे कि प्रॉन्स हो गए, जैसे कि बेटा और क्या बोला मैंने, प्रॉन्स के अलावा बटरफ्लाई एनसीईआरटी में दिया है, जैसे कि बेटा स्पाइडर हो गया, जैसे कि स्कॉर्पियन हो गया, एक्सेट्रा। इसकी एनसीईआरटी रीडिंग बेटा हम बाद में करेंगे, पहले हम मॉल्यूस्का पढ़ेंगे फिर इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, या फिर कर ही लेते हैं यार एनसीईआरटी रीडिंग, साथ के साथ एनसीईआरटी रीडिंग भी कर लेते हैं। आप बेटा इसको फटाफट से कंप्लीट करो। कुछ बच्चे कितना चैट्स करते हैं, कितना चैट्स करते हैं। नेहा बेटा यस, ठीक है। नहीं बेटा किंग क्रैब अलग है, दिस इज सेपरेट, दिस इज सेपरेट, ठीक है। हाँ एंट भी है, बिल्कुल बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने कुछ कुछ लिख दिया और, ठीक है। मैंने गर्म पानी देने के लिए बोला था भैया। डन कर लो बच्चों, डन डन डनाडन डन कर लो, डन डनाडन डन। अच्छा एक्सोस्केलेटन के बारे में रह गया है ना, आपने यहां तक डन कर लिया है, तो मैं एक्सोस्केलेटन के बारे में भी एक बार बता देती हूं। डन हो गया है, एक नोट डाल के लिख दे रही हूं, एक नोट डाल के लिख दे रही हूं, डन, ठीक है। एक नोट डाल के लिख दूं, एक नोट डाल के लिख रही हूं। Arthropods have a hard chitinous made of chitin exoskeleton.
जैसे बेटा हमारी बॉडी के ऊपर सबसे बाहर की लेयर क्या दिखती है तुम्हें स्किन दिखती है ना अपने बॉडी के बाहर। तुम कॉकरोच को एक बार उठा के देखो, तुम्हें कॉकरोच को उठा के देखते ही ये वाला पॉइंट समझ आ जाएगा। कॉकरोच इतना ज्यादा हार्श कंडीशन में कैसे सर्वाइव कर पाता है? वन ऑफ द रीजन इज दिस, द काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिन की बनी हुई हार्ड एक्सोस्केलेटन, बहुत ही हार्ड होती है। तुमने कभी अगर कॉकरोच को उठा के देखा है तो अगर तुम फ्यूचर में कभी उसका डिसेक्शन करते हो तो तुम्हें दिखेगा। तुम इमेजिन करो अर्थवर्म की बॉडी, कैसे उसकी बॉडी कैसे गिली गिली होती है। हाँ, यू मत करो बेटा, क्लास में डॉक्टर बनेंगे ये कर रहे हैं, क्या करोगे रे? कैसा डॉक्टर बनेगा रे तू? है कैसा डॉक्टर बनेगा? इसी में यू निकल जा रहा है तुम्हारा। तो अगर तुमने बेटा अर्थवर्म को उठा के देखा हो, अर्थवर्म की बॉडी कैसे गिली गिली सी होती है ना, लेकिन इसकी बॉडी उठा के देखो, ऐसे टफ लगती है, तगड़ी बॉडी लगती है, हार्ड बॉडी लगती है, क्योंकि उसकी जो हार्ड एक्सोस्केलेटन होती है, बाहर का जो कवरिंग होती है, उस एक्सोस्केलेटन, एक्सो मतलब बाहर की तरफ जो स्केलेटन यानी कवरिंग है, वो काइटिन का बना होता है, इसीलिए इसको काइटिनस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, दैट्स इट। ठीक है, मतलब तुम इमेजिन बेटा, डॉक्टर बनने वाले बच्चे अगर कॉकरोच को देख के ईयू करते हैं तो फिर बेटा तुम्हें क्या क्या देखना पड़ेगा फ्यूचर में, तुम ये जान रहे हो? इसी में अगर ऐसा ईयू करोगे तो बेटा वहां तो तुम्हारा फ्यू हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? चलो डन एवरीबॉडी, डन। मुझे बता दो नई एनसीईआरटी में आर्थ्रोपोडा कहां पे दिया है, और अगर किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें कहां दिया है? हाँ चलो, नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी में कहां दिया है? एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम मोलिस्का पे बढ़े चलते हैं। एक तो 53 बता रहे हैं बच्चे और एक बता रहे हैं 44 आई थिंक न्यू में होगा और 53 आई थिंक ओल्ड में होगा, आप चेक कर लो। लार्जेस्ट फाइलम बेटा ऑफ एनिमेलिया इंक्लूड्स इंसेक्ट, ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। ये वाला डेटा हमने ऐड नहीं किया है यार, गर्म पानी नहीं था, ये ठंडा पानी था। तो एक बार बेटा इस चीज को ऐड कर लो अपने नोट्स में कि 2/3 ऑफ ऑल स्पीशीज नोन इज ओनली एंड ओनली आर्थ्रोपोड। ठीक है, ओनली एंड ओनली आर्थ्रोपोड। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड कैसा वाला मेटामेरिज्म, सीलोमेट एनिमल। द बॉडी इज कवर्ड विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये बता दिया। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में इसकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हो, ये भी बता दिया। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हमने बता दिया गिल्स होते हैं। अच्छा, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, इनके नाम से ही बेटा जॉइंटेड अपेंडेजेस आ रहे हैं। आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स अपेंडेज। बुक गिल्स होते हैं, गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ट्रेकियल सिस्टम होता है, सबसे कॉमन होता है बेटा ट्रेकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, सेंसरी ऑर्गन्स एंटीना होता है, आई होते हैं। अच्छा, कंपाउंड एंड सिंपल लिखा है ना बेटा, अब देखो बेटा एक चीज मैं आपको बताती हूं, जैसे कंपाउंड और सिंपल लिखा है ना, तो आप यहां पे लिख तो लो कंपाउंड और सिंपल, लेकिन आप ज्यादातर एनिमल्स में देखोगे कि इनकी कंपाउंड आईज जो होती है फंक्शनल होती है, सिंपल आई फंक्शनल नहीं होती, जो देखने के लिए यूज में आती है। जैसे कॉकरोच के केस में भी होती तो सिंपल आई भी है उसके पास, लेकिन जिसके हेल्प से वो विजन कर पाता है, जिसके हेल्प से वो देख पाता है, दैट इज देयर कंपाउंड आईज। लेकिन बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो दोनों वर्ड्स हम लिख लेते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया है बेटा? आगे दिया है स्टैटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मैल्फिगियन टिब्यूल, मोस्टली डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होती है, ज्यादातर ओवीपैरस एग लेइंग होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बेटा दोनों तरीके का होता है। और एग्जाम्पल में इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स वही जो हमने लिखे हैं बेटा, लोकस्ट, अच्छा दिखाया हुआ है, लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड प्रॉन। आइडेंटिफिकेशन के लिए भी बेटा डायग्राम में आता है तो आप आइडेंटिफिकेशन भी कर पाओ। अच्छा, लोकस्टा का कॉमन नेम है लोकस्ट, लिम्यूलस, लोकस्ट लिख लो बेटा, लोकस्टा मैंने लिख दिया था, उसके ब्रैकेट में मैंने कॉमन नेम लिखा नहीं है। ठीक है, लोकस्टा का कॉमन नेम क्या है? लोकस्ट। ठीक है, इजी है आइडेंटिफाई करना तो। ठीक है, फिर बॉम्बिक्स इज सिल्कवर्म, एपिस इज हनी बी, लैसिफर इज लैक इंसेक्ट, एनोफिलीज मस्कीटो, क्यूलेक्स मस्कीटो, एडीज मस्कीटो है आपके वेक्टर्स। ठीक है, डन हो गया। पहले मेरे को एक बार ही बताओ मैम, हीमोलिम्फ के बारे में नहीं दिया है। हीमोलिम्फ के बारे में क्योंकि कॉकरोच के बारे में अलग से पढ़ना है, इसीलिए मैंने यहीं पे मेंशन किया है।
ठीक है। हीमोलिम्फ, हीमोसील के बारे में क्योंकि आपको आगे पढ़ना है कॉकरोच में, तो मैंने यहीं पे कंप्लीट कर दिया, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। डन हो गया। एक बारी बेटा मेरे को थम्स अप दे दो एक बारी अगर डन हो गया है तो, ठीक है। काइटिन एक तरीके का ना बेटा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, काइटिन एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। थैंक यू। काइटिन एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट हो गया बेटा। डन 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 ना, देखो आज बहुत टाइम वेस्ट हुआ है, प्लीज और टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। डन, पक्की बात एवरीबॉडी, यस। तो अब बेटा लार्जेस्ट फाइलम के बाद बेटा ऑफ कोर्स लार्जेस्ट फाइलम के बाद ये तो बनता था कि हम सेकंड लार्जेस्ट फाइलम के बारे में करें। इसमें हमें एक बहुत सुंदर सी छवि बनानी है, ठीक है। ये ड्राइंग मेरी हमेशा बहुत फेवरेट होती है, आपकी भी फेवरेट होगी अगर आप नोट्स बनाने में बिलीव करते हो, और अगर आप अच्छे अच्छे नोट्स बनाते हो तो आपको ये डायग्राम तो अपनी कॉपी में बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। पर डायग्राम सिर्फ इसलिए नहीं बना रही हूं कि सुंदर लगेगा, डायग्राम बनाना इसलिए क्योंकि आपको एक चीज समझानी है मुझे, ठीक है। अच्छा, मॉल्यूस्का का नाम कहां से आया? जैसे बेटा एकाइनोडर्मेटा का, अब मेरे को ना एक चीज हंसी आई, अब इसके भी किसी मम्मी पापा थोड़ी थे कि इसका नाम आज से इसका नाम होगा अमरेंद्र मॉल्यूस्का, तो ऐसा तो नहीं हो रहा होगा ना। इसका नाम मॉल्यूस्का क्यों रखा गया है? क्योंकि इस फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, तो मॉल्यूस्का वर्ड आता है मॉलिस, और मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। सो दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ठीक है। कहां से आता है बेटा? इनका नाम आता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ठीक है। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, बहुत मजे आते हैं ना तुम्हें, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। तुमने बेटा कौन सा मॉल्यूस्का अपने आसपास देखा है, मुझे ये बताओ। तुमने बताओ बेटा आसपास अपने कौन सा मॉल्यूस्का देखा है, ये बता दो। यस, जल्दी बताओ, ठीक है। दो तो एनसीईआरटी ने बनाए हुए हैं, कोई नहीं। यस, जल्दी बताओ। अरे कोई नहीं भैया, स्पेलिंग ठीक कर लो भाई, कमेंट में लिखने से कोई अटेंशन चाहिए तुम्हें भैया, तुम लिख लो। मॉल्यूस्का CS उल्टा हो गया तो लिख लो ना सही। तुमने स्नेल्स देखे हैं, तुमने एक बच्चे ने मॉल्यूस्का में अर्थवर्म देखा है, बेटा तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं, और जिसने मॉल्यूस्का में स्नेक को भी देखा है उसकी आंखें भी बहुत तेज हैं, और जिसने मॉल्यूस्का में लिजर्ड को देखा है उसकी तो और तेज है। तुम्हारी क्लास में काफी तेज बच्चे हैं बेटा, जिनको मॉल्यूस्का में लिजर्ड, स्नेक और फिश भी नजर आता है, ठीक है। बाकी जिन्होंने स्नेल्स देखे हैं, जिन्होंने ऑक्टोपस देखा है, उनकी तो बात मैं समझ रही हूं, ठीक है। तो यस, आपने ऑक्टोपस, एक कार्टून भी आता था, कोई मुझे पहचान के बता सकता है ये कौन सा कार्टून आता था जिसमें, पता नहीं तुमने वो कार्टून देखा है? मॉल्यूस्का से रिलेटेड है मेरा बहुत ज्यादा। अब तुम तो बेटा कौन से जेनजी के लोग तो नहीं हो, जेनजी, ठीक है। तो ये कार्टून आता था एक, मेरा बहुत ही फेवरेट होता था, तुम लोगों ने देखा होगा तो अच्छी बात है। हाँ, ऑसवर्ल्ड। तो अरे यार काली आंखें बनानी चाहिए थी। तो एक कार्टून आता था ऑसवर्ल्ड, ठीक है। उसकी ऐसी टोपी भी तो होती थी एक, ऐसी साइड में वो टोपी भी पहनता था एक छोटी सी, कुछ ऐसा ऐसा होता था, देखा है? उसकी एक डॉग भी होती थी वीनी, ठीक है। हाँ यस, अरे डोरेमोन नहीं है भैया, ये ऑक्टोपस है। तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, और इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है बेटा ऑसवर्ल्ड नहीं, ऑक्टोपस। और जो तुमने आसपास बेटा अपने आसपास देखे होंगे दैट इज स्नेल, ठीक है। आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, दिस इज नॉट द डायग्राम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। हमें एक स्नेल का डायग्राम बनाना है, ठीक है, हमें एक स्नेल का डायग्राम बनाना है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे ना, मॉल्यूस्का की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, ठीक है। अरे फॉगी तुम भूल जाओगे बेटा अगर तुमने ऑसवर्ल्ड देख लिया तो, इतना प्यारा कार्टून था ये। हालांकि मैंने ऑसवर्ल्ड भी देखा है, बॉब द बिल्डर भी देखा है, डोरेमोन भी देखा है, हथौड़ी भी देखा है, थॉमस एंड इंजन्स भी देखा है, बहुत कुछ देखा है। चलो, लेकिन अब हम यहां देखेंगे, पोकेमॉन भी देखा है। चलो इधर आओ, मॉल्यूस्का की बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, लेकिन एक और चीज लिख लेते हैं। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। समझ आ रही है बात? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। और इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद कीजिए बेटा,
इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद से लिखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप खुद से लिखिए फटाफट से। हैबिटेट को छोड़कर, हैबिटेट के लिए 2-3 लाइन का गैप छोड़कर बाकी सारे कैरेक्टर्स बेटा खुद से लिखो। यस, खुद से लिखो। हैबिटेट के लिए बेटा थोड़ी सी जगह छोड़कर बाकी सारा कुछ खुद से लिखो। देखो चीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है बेटा, खुद से लिखोगे तो याद होगा। हैबिटेट में बेटा ऑफ कोर्स ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जैसे कि आपको बेटा क्या दिखते हैं, स्नेल्स दिखते हैं, लैंड स्नेल्स। ये एक्वेटिक भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन वाटर भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन वाटर यानी ताजा पानी। ताजा पानी मतलब यार रिवर वगैरह में भी रह सकते हैं या फिर बेटा समुद्री पानी में भी रह सकते हैं, मरीन वाटर एंड ये भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे एक बार चेक कर लो कि आपने सही से लिखा है कि नहीं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन बॉडी प्लान, देन सिमेट्री, देन सीलोम, then germ layer, then metamerism, and then notochord. Yes, yes, organ system level of organization, organ system level of organization बच्चों, body plan, tube within tube, symmetry, bilaterally symmetrical body, सीलोम, ट्रू सीलोम होता है, यू सीलोम, जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, मेटामेरिज्म एब्सेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट। कोई दुखद समस्या, कोई यहां तक बेटा कोई दुखद समस्या? यस एवरीबॉडी, यस, जल्दी से बताओ। ऑल करेक्ट, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चा पार्टी? यस एवरीबॉडी। और बेटा ऑफ कोर्स धरती पे भी पाए जाएंगे और पानी में भी पाए जाएंगे, एक्वेटिक भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मरीन वाटर भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? तो एक बारी बेटा हम क्या करेंगे, आपने नोट डाउन कर लिया है ना, तो अगले पेज में बढ़ जाऊं, अगले पेज में बढ़ जाऊं। ठीक है, अभी अगले पेज में ना बेटा हम इसकी बॉडी को बनाना चाहते हैं कि इसकी शक्ल कैसी दिखती है, एनिमल की शक्ल कैसी दिखती है, इसकी बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो स्नेल का एक बच्चा डायग्राम बना के बता रहा है, तो आपको ये डायग्राम बनाना है बच्चों। ठीक है, आपको ये डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम को जरा बनाइए सारे बच्चे। अच्छा सा एक डायग्राम बनाओ। कुछ ज्यादा लंबी नेक बना दिया मैंने इसकी। ठीक है, हाँ रुको रुको भाई रुको, अब ये स्नेल दिखेगा। इसकी बॉडी को एक्चुअल में बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसकी बॉडी को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। नंबर 1 जो तुम्हें नजर आ रहा है हेड, जिसके ऊपर ये स्ट्रक्चर्स है जिन्हें टेंटिकल्स बोलते हैं। नंबर 2 इनके पास होता है विसरल मास या विसरल हम्प।
और नंबर 3 होता है बेटा जो इनके पास, दैट इज अ मस्क्यूलर फुट, दैट इज अ मस्क्यूलर फुट। ठीक है, समझ आई बात, समझ आई बात। क्या क्या है बेटा इसके पास, क्या क्या है बेटा इसके पास, इसके पास है एक हेड जो कि है ये, इसको लेबल भी करते जाए साथ के साथ, इसको लेबल भी करते जाए क्या साथ के साथ। इसके पास है बच्चों क्या, एक हेड जिसके ऊपर तुम्हें जो बेटा ये सींग नजर आ रहे हैं, ये इनके है टेंटिकल्स। ठीक है, जो इनका ये पीठ नजर आ रहा है तुम्हें, बैक, हम्प, हम्प का मतलब होता है उभार। ये जो उभार नजर आ रहा है ना बेटा, ये उभार होता है इनका, ये उभार होता है इनका विसरल हम्प। इसको विसरल क्यों बोला जाता है बेटा, आपको पता है विसरल वर्ड क्यों यूज करते हैं, विसरल, विसरा, विसरा का मतलब होता है इंटरनल, हमारा जैसे विसरा, विसरल ऑर्गन्स होता है, हमारा हार्ट हमारा विसरल ऑर्गन है, हमारे लिवर हमारा विसरल, हमारे विसरल ऑर्गन्स मतलब जो हमारे विसरा में लोकेटेड है, इंटरनल। तो एक्चुअल में मॉल्यूस्का के जितने भी विसरल ऑर्गन्स है ना, वो इसी एरिया में लोकेटेड होते हैं, विसरल हम्प में, इसीलिए इसे विसरल हम्प बोला जाता है। हम्प का मतलब होता है एक उभार। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स बेटा इसके पास ये वाला एक स्ट्रक्चर है, आपने स्नेल को चलते हुए तो देखा ही होगा, तो ये चलता किसके हेल्प से है बेटा, इसी मस्क्यूलर फुट के हेल्प से, इसी मस्क्यूलर फुट के हेल्प से बेटा स्नेल चलता है। समझ आ रही है बात, राइट। ये क्या है बच्चों, ये तो इसके टेंटिकल्स हैं, ये तो इसके क्या है बेटा, टेंटिकल्स। अब मैं आपको कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूं। आपने स्नेल के ऊपर शेल भी देखा होगा, आपने स्नेल के ऊपर बेटा शेल भी देखा होगा, अब मैं उसके बारे में बताने जा रही हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने स्नेल के ऊपर बेटा शेल भी देखा होगा, राइट। ठीक है, यस, तो मैं थोड़ा सा शेल बनाने जा रही हूं। थोड़ा सा शेल को डिजाइन कर देते हैं, सुंदर बना देते हैं हमारे स्नेल को, रंगोली कर देते हैं इसके ऊपर। तुम ज्यादा रंगोली मत करना, जल्दी जल्दी बना लो। हाँ, ओ भाई ज्यादा ही पेंटिंग कर दिया बेटा। डन, ठीक है। शंख, बच्चे कह रहे शंख। अब बेटा मेरी बात सुनना, मेरी बात एक बारी सुनो, एक मेरी बात सुनो। हमने बोला इसकी बॉडी को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक है बेटा इसका हेड, एक है बेटा इसका विसरल हम्प, और एक है इसका मस्कुलर फुट, एक है इसका मस्कुलर फुट। ठीक है, अब बच्चों मैंने एक विसरल हम्प के, ये विसरल हम्प है ना व्हाइट वाली, इसके ऊपर मैंने एक पिंक कलर की लेयर दिखा रखी है। एनसीईआरटी ने एक बहुत क्लियरली एक लाइन लिखी हुई है, अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन कवर्स द विसरल मास। एनसीईआरटी ने एक लाइन दी हुई है, एक सेकंड रुक जाओ, देखो, अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मैंटल ओवर द विसरल हम्प। तो ये जो मैंने बेटा एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर बना रखी है, विसरल हम्प के ऊपर एक कवरिंग दिखा रखी है, जैसे मेरी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग मान लो कि मेरी स्किन है, वैसे ही बेटा इस विसरल हम्प के ऊपर ये जो पिंक कलर की एक लेयर दिखती है बेटा, इसे बोला जाता है मैंटल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या बोला, मैंटल। मैंटल के बारे में क्या लिखोगे, इट इज बेटा अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर, soft and spongy layer of skin, spongy layer of skin covering the mantle, covering the mantle बोल रही हूं, covering the visceral hump। क्या यहां तक बेटा कोई दुख दर्द समस्या, क्या यहां तक बेटा कोई दुख दर्द समस्या? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। मैं कल से ना बेटा क्या करूंगी ना, हाँ मैं कल से बेटा क्या करूंगी ना, तुम लोगों को ना, जो लोग भी यहाँ पे आपस में बातें करेंगे, ये मुझे स्ट्रिक्ट स्टेप लेना पड़ेगा, मैं उनको ब्लॉक कराऊंगी। और बेटा आप फिर उसके बाद चैट्स नहीं कर पाएंगे, आप उसके बाद चैट नहीं कर पाएंगे। जब भी मैं फीडबैक लेती हूँ क्लास का, तो मुझे ये पता चलता है जेन्युइन बच्चा तो कभी चैट्स खोल के देखता ही नहीं है, ठीक है। और
जो नलायक बच्चे, मैं सोचती हूँ इतने नलायक बच्चे कैसे हो सकते हैं? इतनी बातें, शुरू से लेके एंड तक बातें ही खत्म नहीं होती। माँ बाप ने बेटा पैसे तुम्हें बातें करने के लिए दिए क्या आपस में? तुम्हारे एक दूसरे का हालचाल लेने के लिए? बेटा थोड़ी तो बेटा माँ बाप की इज्जत रखो यार, मेरी नहीं रख सकते तो? मम्मी पापा कष्ट से बेटा तुम्हारे लिए कुछ पैसे जमा करके तुम्हारे ऊपर खर्च करते हैं ताकि तुम यहां आके बेटा ये सब हरकतें करो, बातें करो। कम से कम ये सोचो तो यार, माँ बाप के बारे में सोचो यार। इफ नॉट एनीबडी एल्स, जो इंसान मेरे माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसका हो सकता है? मुझे तो ये समझ नहीं आता। जो अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच सकता वो किसके बारे में सोच सकता है? आई सीरियसली डाउट बेटा, एंड आई फील सैड। गुस्सा इस बात के लिए क्या करूं बेटा? मेरा गुस्सा करने से क्या होगा? गुस्से से ज्यादा दुख होता है पेरेंट्स के लिए, मुझे दुख होता है पेरेंट्स के लिए। ठीक है, मतलब इतना बेटा मैं फन वे में तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करती हूं तुम सो ना क्लास में, बोर ना हो बेटा। टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल है, मैं जितना तुम्हें उसको फन वे में याद करवा सकती हूं मैं वो करने की कोशिश करती हूं यार। इससे ज्यादा मैं क्या एफर्ट्स डालूं बेटा, आप मुझे बताओ। ठीक है, तो एनीवे बेटा वापस से टॉपिक पे आते हैं क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है। हेड है, मस्कुलर फुट है, विसरल हम्प है या विसरल मास है। विसरल मास के ऊपर बेटा जो पिंक कलर की जो तुम्हें लेयर दिख रही है, इस पिंक कलर की लेयर को आपने बोला मेंटल। हमने लिखा भी है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन कवरिंग द विसरल हम्प। ठीक है, अब बेटा आपको ये शेल दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि हर एक मॉल्यूस्का में ये शेल हो। कैल्शियम की बनी हुई ये शेल होती है, पर जरूरी नहीं है हर मॉल्यूस्का में तुम्हें शेल दिखे। किसी में दिखती है बाहर से, किसी में इंटरनल शेल होती है, किसी में शेल नहीं होती। बट अगर शेल प्रेजेंट होती है तो शेल को सिक्रीट करने का काम भी बेटा कौन करता है? मेंटल। ये मेंटल ही बेटा क्या करता है? शेल को सिक्रीट भी करता है। तो मेंटल ने अपने ऊपर बेटा खुद ही शेल का फॉर्मेशन किया, खुद ही बेटा शेल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बेटा देखो यहां पे जरा ध्यान दो, ये आपका विसरल हम्प है ना बेटा, और ये विसरल हम्प की स्किन है। तो इस विसरल हम्प और इस मेंटल के बीच में ये कैविटी दिखती है, इस कैविटी को बोला जाता है मेंटल कैविटी। आपको हम्प और मेंटल के बीच में बेटा एक कैविटी दिखती है जिस कैविटी को बोला जाता है मेंटल कैविटी। क्या बोला जाता है? मेंटल कैविटी। स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल। तो मेंटल और हम्प के बीच में एक कैविटी होती है, मेंटल कैविटी बोलते हैं इसे बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि मॉल्यूस्का में बेटा ना कुछ फेदर लाइक गिल्स होती हैं जो इन्हीं बेटा इसी मेंटल कैविटी में पाई जाती है। फेदर मतलब जानते हो ना, पंख, फेदर लाइक गिल्स। सो देयर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फेदर लाइक गिल्स। और एनसीईआरटी ने उस फेदर लाइक गिल का नाम तो नहीं दिया है, पर ऐसे दिया जरूर है कि फेदर लाइक गिल्स होते हैं। तो फेदर लाइक गिल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? इसी मेंटल कैविटी में। मेंटल कैविटी बनी कैसे बेटा? मेंटल कैविटी बनी आपके मेंटल और आपके विसरल हम्प के बीच के स्पेस में मेंटल कैविटी बनी, और इसी में बेटा ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और ये बेटा एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं और ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। दीज आर फेदर लाइक गिल्स और इनको बोला जाता है टीनिडिया। नाम एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है टीनिडिया, बट एनसीईआरटी में फेदर लाइक गिल्स जरूर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जरूर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा इनका थोड़ा सा मैं एलिमेंट्री कैनाल तो दिखा दूं, ये इसका मुंह, इनका बेटा मान लो स्टमक बना लो, ये इनकी इंटेस्टाइन बना लो। कुछ ज्यादा ही इंटेस्टाइन को मैंने घुमा दिया है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? जैसे कि ये स्टमक हो गया, जैसे कि ये इनका बेटा विसरल ऑर्गन्स ही है ना, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। ठीक है, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। एंड दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज देयर मुंह, दिस इज देयर माउथ, दिस इज देयर माउथ। ठीक है, यस, ठीक है। इसको बेटा फटाफट से डन कर लो, इसको फटाफट से डन कर लो, इसको फटाफट से डन कर लो एवरीबॉडी। यस,
यस, ठीक है। आज हमारा बेटा बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ है और टाइम वेस्ट होने की वजह से मेरे को जितना पढ़ाना था मैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ा पाई, जो कि बहुत अफसोस की बात है, ठीक है। और ये टाइम तो हमें कहीं ना कहीं से बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और कभी मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा तो मैं देखूंगी, बट मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम स्ट्रेच नहीं करना चाहती। बट यस, एक होमवर्क देके जा रही हूं, एनसीईआरटी से ये पढ़ के आना। और बेटा एनसीईआरटी पढ़ना मैं इस चैप्टर में तुम्हें लाइन बाय लाइन सिखा रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें स्पून फीडिंग की बिल्कुल आदत नहीं डालूंगी कि मैं अगले चैप्टर से भी वर्ड टू वर्ड तुम्हें क्लास में एनसीईआरटी बता दूं, क्योंकि मैं क्लास में एनसीईआरटी जो नोट्स पढ़ाती हूं वो वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। अगले चैप्टर से एनसीईआरटी के कई सारे पैराग्राफ्स मैं आपको भी होमवर्क में दूंगी ताकि आप भी कुछ मेहनत करें, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट चैप्टर था, तुम लोग नए भी हो, तुम्हें सिखाना जरूरी था कि एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़ो, धीरे धीरे करके बेटर समझ में आएगी। बट अगले चैप्टर से बेटा आप भी मेहनत करोगे, ठीक है। और अगले चैप्टर से आपको मैं कुछ कुछ टॉपिक्स होमवर्क में दिया करूंगी। अभी पहले ये चैप्टर खत्म करते हैं, इस चैप्टर को खत्म करने में अभी अराउंड 4 क्लासेस तो लगेंगी, ठीक है। और अगर बेटा इस तरीके का नेटवर्क लगा और इस तरीके का बेटा नेटवर्क रहा तो और पता नहीं कितनी क्लास लगेंगी। आप पहले इसको बेटा होमवर्क में करो। अच्छा, कुछ बच्चे मैं देखती हूं, कुछ बच्चे तो नहीं, एक बच्चे ने कमेंट में लिखा था मैम और फास्ट पढ़ाओ। बेटा फास्ट या स्लो मैं रिक्वेस्ट वे में आपको बोल रही हूं, ऑफेंसिव वे में नहीं बोल रही हूं। इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि शुरुआत में हमेशा बेटा पेस स्लो होता है, क्योंकि बच्चे नए होते हैं बच्चों, और बच्चे जब नए होते हैं ना तो उनको उस पेस के साथ में हमें ढालना पड़ता है। और जब आप मेरे पेस के साथ में सेट हो जाओगे, जब आप 1-2 चैप्टर पढ़ लोगे तो हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। तब बच्चों को लगता है मैम स्टार्टिंग में तो आपने स्लो पढ़ाया, अब आप भगा रहे हो। अरे ऑफकोर्स भगाते हैं बेटा, भगाने का मतलब क्या है कि तब आप फास्ट पढ़ने के लायक बन जाते हो, तब आपको ऐसे कछुए की रेस में नहीं दौड़ाएंगे, ठीक है। जब आप उसके लायक बन जाओगे तब आपकी पेस बेटा उसी स्पीड में रहेगी। अभी आप इस चीज की लोड मत लो कि फास्ट स्लो फलाना ढिमकाना। तुम सिर्फ और सिर्फ बेटा पढ़ाई का काम करो। सिलेबस कैसे होगा, टेस्ट कैसे देना है, ये कैसे है, वो कैसे है, इसका मैं कर देता हूं, एनटीए को भी तुम एनटीए में जाके बैठ जाओ बेटा, एक काम करो, ठीक है। समझ आ गई बात? तो यहां तक बेटा ये आपको होमवर्क में मैं देके जा रही हूं। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। आज तो बेटा नहीं, स्पैमिंग की वजह से आज कोई सॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। हाँ, सॉन्ग तो तुम बोल देते हो, जब पढ़ने के लिए बोलती हो तब तुम कहते हो कि नहीं मैम हमें तो ऐसे नहीं तो, हमें तो वैसे नहीं तो। हाँ चलो, अब क्या मैंने आज एक तुम्हें गाना सुनाया था ना, वही मैं 2 लाइन सुना देती हूँ, ठीक है। पर 2 ही लाइन सुनाती हूँ क्योंकि जेन्युइन बच्चे दुखी हो जाएंगे, तो मैं उनके लिए बस 2 लाइन सॉन्ग सुना देती हूँ, ठीक है। अच्छा, वो वाला गाना याद है मुझे, कोई भी गाना याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। हाँ, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, ठीक है। अब बेटा पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, आखिरी दिन तो मुझे पता नहीं है, मुझे रिस्पांस तुम्हारी क्लास से ऐसा मिलना चाहिए कि बेटा मेरे को मजा आए कि मैं, ठीक है। आई नो कि कई सारे बच्चे, मेरे को अंदर से तो पता होता है कि लाखों बच्चे हैं जो सच्चे वाले अच्छे बच्चे हैं यार, जो जेन्युइनली पढ़ते हैं, और उनके बीच में शायद वो बेटा कुछ कुछ हैं जो स्पैमिंग करते हैं, जो बातें करते हैं, जो इधर उधर से आते हैं, ठीक है। मैं भी अपने आप को तुम्हारे साथ मोटिवेटेड रखने की कोशिश करती हूँ, ये सोच के देखती हूँ कि ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे हैं और हम उनके लिए आए हैं, ठीक है। और कमेंट्स करके जरूर बताना बेटा लेक्चर यूजफुल लगा कि नहीं। बाकी कल की क्लास में मिलते हैं और थोड़ा ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।